नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल PYGS अड्डा में। हम लोग जो है RO का टेस्ट सीरीज़ कर रहे हैं और उसमें हम लोगों ने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और साइंस इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनने वाले हैं उनका स्पेशल एक जो है टेस्ट सीरीज़ सॉल्व कर लिया है। ठीक है, और ये हमारा जो है एनवायरनमेंट से टेस्ट सीरीज़ होने वाला है। तो इसको जो है हम एक करके 140 प्रश्नों की श्रृंखला जो है उसको देखेंगे। ठीक है, सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन हो जाता है वो है पर्यावरण के अंतर्गत शामिल किया जाता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है पर्यावरण के अंतर्गत शामिल किया जाता है। अब इसमें हमको बताना है कि हमारा कौन सा आंसर सही होगा। तो देखिए, पर्यावरण के अंतर्गत किसी जीव के चारों ओर, ठीक है, भौतिक दशाओं को शामिल किया जाता है और किसी जीवों के चारों ओर जैविक दशाओं को, इसके साथ साथ में जीवों के परस्पर अंतःक्रियाओं को भी शामिल किया जाता है। तो इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। देखिए, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया था, ये क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो हमारा है वो 1986 में आया था, ये भी बात ध्यान रखिएगा। आगे अगर हम बात कर लें, मूल रूप से पर्यावरण के कितने प्रकार के संगठक होते हैं, जो पर्यावरण के संगठक होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, ये हमसे पूछा गया है। तो देखिए, पर्यावरण के मूल रूप से 3 संगठक होते हैं, ध्यान रखिएगा कितने होते हैं, 3 संगठक होते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। देखिए, जिनकी संरचना जैविक अजैविक तत्वों वाले पारस्परिक क्रियाशील तंत्रों से होती है और 3 संगठक होते हैं। पहला हमारा जो हो जाता है वो होता है जैविक संगठक। कौन सा होता है? तो पहला हो जाता है जैविक संगठक, आप लोग देख लीजिएगा। दूसरा हमारा हो जाता है अजैविक। दूसरा कौन सा हो जाता है? दूसरा हो जाता है अजैविक। ठीक है, दूसरा हो जाता है अजैविक। और इसके बाद में अगर तीसरे की बात कर लें तो तीसरा हमारा हो जाता है ऊर्जा संगठक। कौन सा हो जाता है? ऊर्जा संगठक। तो देखिए, जैविक संगठक, अजैविक संगठक और ऊर्जा संगठक। ठीक है, बात कर लें कि जैविक संगठक के अंतर्गत कौन कौन आते हैं, तो जैसे मानव हो गया, ठीक है, इसके अलावा पेड़ पौधे हो गए, जंतु हो गए, ये सब जैविक संगठक के अंतर्गत शामिल होते हैं। इसके बाद में अजैविक की बात कर लें तो इसमें स्थल हो गया, वायु हो गया, जल हो गया, ये सब अजैविक के अंतर्गत आते हैं। अगर ऊर्जा की बात कर लें तो देखिए, ऊर्जा हमें सबसे पहले तो सौर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, सौर ऊर्जा, और उसके अलावा भूतापीय ऊर्जा, ये सब जो है ऊर्जा के अंतर्गत आते हैं, ऊर्जा संगठक के अंतर्गत आते हैं। तो कितने प्रकार के हो गए? 3 प्रकार के। आगे हम लोग देख लेते हैं प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग के संदर्भ में अंतरपीढ़ीगत संवेदनशीलता को क्या कहा जाता है। प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग के संदर्भ में अंतरपीढ़ीगत संवेदनशीलता को क्या कहा जाता है, ये क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है। तो इसमें जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा धारणीय विकास। क्या हो जाएगा? धारणीय विकास हो जाएगा। इसका जो व्याख्या है वो देख लेते हैं। सतत विकास से अपर्याय ऐसे विकास से है जो भावी पीढ़ियों की ज़रूरतों को, मतलब जो भविष्य में होने वाली पीढ़ी, जो हमारी आने वाली पीढ़ी है, उसको ध्यान में रख के हम वर्तमान में जो संसाधन है उनका दोहन करें, ताकि भविष्य में जो हमारी पीढ़ी आए उसको किसी प्रकार की समस्या न हो। इस प्रकार से हमें संसाधनों का दोहन करना है। ठीक है, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा खर्चा कर दें, कोई चीज़ बहुत ज़्यादा क्षति कर दें, फिर आने वाले समय में उसकी पूर्ति ना कर पाएँ, जिससे आने वाली जनरेशन प्रभावित हो। तो इसी को जो है सतत विकास क्या कहा जाएगा, इसी को धारणीय विकास के अंतर्गत रखा जाएगा। ठीक है, आगे अगर हम लोग बात कर लें सतत विकास के लिए क्या आवश्यक है, तो सतत विकास के लिए क्या आवश्यक हो जाएगा, इसमें पूछा जा रहा है। तो देखिए, सतत विकास जो है वो जैविक विविधता का संरक्षण भी आवश्यक है, प्रदूषण का नियंत्रण भी आवश्यक है और जनसंख्या का नियंत्रण भी। तो इसमें भी हमारा उपयुक्त सभी आंसर एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हमारा ये आंसर एकदम करेक्ट होने वाला है। आगे हम लोग देख लेते हैं चर्चित अवर कॉमन फ्यूचर नामक रिपोर्ट का प्रकाशन कब हुआ था। चर्चित जो अवर कॉमन फ्यूचर, देखिए ये जो अवर कॉमन फ्यूचर है, ठीक है, इसी को ब्रटलैंड रिपोर्ट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ध्यान रखिएगा, ब्रटलैंड रिपोर्ट। ठीक है, ब्रटलैंड रिपोर्ट कहा जाता है, ब्रटलैंड रिपोर्ट कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। और जो ये आया था ये 1987 में आया था। कब आया था? तो 1987 में आया था। और इसी समय एक आप क्वेश्चन बताइए इन्वायरमेंट से जुड़ा हुआ है, जो ओजोन क्षरण से संबंधित है। ठीक है, तो जो ओजोन से संबंधित जो प्रोटोकॉल हुआ था वो कब कब हुआ था, ये आप हमें बताइएगा। ठीक है, हिंट दे रहे हैं आपको, उसका जो है कनाडा में हुआ था, ये बात आपको बता दे रहे हैं। अब उसका नाम क्या था वो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर अब बात कर लें तो आवर कॉमन फ्यूचर जो है ये किससे संबंधित था, तो ये सतत विकास को प्रभावित करता है। ध्यान रखिएगा, ये किसको विकास बात करता है, तो सतत विकास। किसको? सतत विकास से संबंधित बात करता है, सतत विकास। ठीक है, सतत विकास से संबंधित बात करता है।
आगे अगर देख लेते हैं पर्यावरण के जैविक एवं अजैविक संघटकों को मिलाने पर क्या बनता है। जो पर्यावरण के जैविक और अजैविक अगर संघटक को मिला दिया जाए तो क्या बनेगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो ये बायोम का निर्माण हो जाएगा, किसका, बायोम का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, अब बात करें कि पर्यावरण के जैविक और अजैविक तत्वों को जब एक साथ मिलाते हैं तो बायोम बनता है। देखिए जो वनस्पति, क्या चीज़, ठीक है, वनस्पति और वनस्पति के साथ साथ में प्राणी, ठीक है, इन दोनों का जो है, प्राणियों का और वनस्पतियों का सम्मिलित रूप जो जहाँ पर सृजित हो उस पारिस्थितिकी को क्या कहा जाता है, बायोम कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद में हम अगर 7 नंबर की बात करें, जल के एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होते रहने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। जैसे जल है उसका एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन हो जाना, इस प्रक्रिया को क्या कहा जाएगा, तो इसको जल चक्रण कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, जल चक्रण कहा जाएगा, ध्यान रखिएगा। जल एक, पहली बात तो कार्बनिक तरल पदार्थ है। क्या है, जल एक कार्बनिक तरल पदार्थ है जो पृथ्वी पर संसाधन, पारिस्थितिकी अथवा आवास के रूप में कार्य करता है। जल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होता रहता है, इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, जल चक्रण कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाता है पर्यावरण से संबंधित कि पर्यावरण में पाए जाने वाले जीव कैसे होंगे। भाई पर्यावरण यानी एनवायरनमेंट में जो हमारे जीव पाए जाते हैं वो कैसे होते हैं, तो देखिए वो स्वपोषी एवं परपोषी दोनों होते हैं। ठीक है, स्वपोषी एवं परपोषी दोनों होते हैं। स्वपोषी जीव ऐसे जीव को कहा जाता है जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ परपोषी यानी जो स्वपोषी द्वारा बनाए गए भोजन पर निर्भर रहते हैं उनको परपोषी कहा जाता है। ठीक है, आगे हम लोग देख लेते हैं, कथनों पर विचार करना है। देखिए सूक्ष्म जीवों के वियोजक यानी डिकम्पोजर भी कहा जाता है। सूक्ष्म जीव के जो वियोजक होते हैं उनको डिकम्पोजर भी कहा जाता है, और सूक्ष्म जीव के अंतर्गत सूक्ष्म जीवाणु तथा कवक इत्यादि भी सम्मिलित हैं। तो अगर 9 नंबर की बात कर लें तो इसमें हमारा जो कथन पूछा है कि कौन सा सही है, तो इसमें हमारे दोनों स्टेटमेंट एकदम सही हो जाते हैं। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट एकदम ठीक हो जाते हैं। हमारा जो 9 नंबर है, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो देखिए जो सूक्ष्म जीव मृत जीवों एवं पौधों के जैविक पदार्थों का नियोजन करते हैं, इसी वियोजन के द्वारा अपना आहार प्राप्त करते हैं, इसीलिए इन्हें वियोजक भी कहा जाता है। और सूक्ष्म जीव के अंतर्गत सूक्ष्म जीवाणु तथा कवक को शामिल किया जाता है। आगे अगर हम 10 नंबर की बात कर लें तो पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवधारियों की ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या होगा। तो भाई पृथ्वी पर पाए जाने वाले जितने भी जीवधारी हैं उनका अंतिम स्रोत क्या होने वाला है, तो सूर्य होने वाला है। क्या होने वाला है, सूर्य होने वाला है, ध्यान रखिएगा। अगर हम इसके बाद 11 नंबर की बात कर लें तो दिया हुआ है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला है बायोम में पौधे एवं जंतु दोनों शामिल किए जाते हैं, और दूसरा है बायोम में जंतुओं का प्रभुत्व अधिक होता है। तो देखिए इसमें जो हमारा हो जाएगा 11 नंबर की बात कर लें तो इसमें जो हमारा पहला स्टेटमेंट दिया है कि पौधे एवं जंतु दोनों सम्मिलित होते हैं, ये स्टेटमेंट सही है। लेकिन अगर बात करें बायोम में जंतुओं का प्रभुत्व होता है तो ऐसा कहना बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि जंतुओं का नहीं बल्कि यहाँ पर किसका, पौधों का जीवभार अधिक होता है। किसका होता है, पौधों का जीवभार क्या होता है, पौधों का जीवभार ज़्यादा होता है। तो इसलिए किसका प्रभुत्व होगा, पौधों का होगा। इसीलिए हमारा दूसरा ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें हमारा केवल एक जो है स्टेटमेंट सही हो जाएगा। आगे हम लोग अगर बढ़ जाएं 12 नंबर की बात कर लें तो देखिए बायोम के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। ठीक है, और इसके बाद में देखते हैं इसमें बायोम में जीव तथा वनस्पति सामंजस्यपूर्ण अवस्था में रहते हैं। ये हमने बिल्कुल अभी तुरंत ऊपर देखा है, तो ये हमारा ठीक बात है। इसमें जीव व वनस्पतियों के बीच अंतर संबंध विद्यमान होते हैं। तो हमारा जो ये है ये भी स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ये भी स्टेटमेंट एकदम ठीक हो जाएगा, यानी दूसरा भी सही है। और तीसरा, दो बायोम के बीच एक संक्रमण क्षेत्र उपस्थित होता है, तो ये भी बात ठीक हो जाएगा। तो इसीलिए जो हमारा ऑप्शन 1, 2 और 3 यानी कि तीनों हमारा जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि मरुस्थलीय बायोम के संबंध में कौन सा जो है सही नहीं है। यहाँ पर हमसे पूछा है कि कौन सा सही नहीं है। तो देखिए इसमें जो है हमारा इसका विस्तार दोनों गोलार्धों के उच्च अक्षांशों में पाया जाता है। तो इसमें जो है देखिए मरुस्थलीय बायोम का विस्तार दोनों गोलार्धों के मध्य अक्षांशों में प्रायः, ठीक है, कहाँ पर, उच्च ना होकर यहाँ पर क्या हो जाएगा,
मध्य हो जाएगा, यानी जो हमारा पहला स्टेटमेंट है यही क्या है, गलत है। और यहाँ पूछा है कि कौन सा सही नहीं है, तो यही जो है हमारा सही नहीं है। इसके अलावा जितने भी स्टेटमेंट दिए हुए हैं वो सभी सही हैं। जैसे यहाँ तापांतर अत्यंत अधिक पाया जाता है, बिल्कुल ठीक बात है। यहाँ औसत वार्षिक वर्षा 30 सेंटीमीटर से कम होती है, ये भी ठीक है। इसके अलावा यहाँ पौधे एवं घटकों का अभाव पाया जाता है, तो ये भी बात ठीक है। यानी कि इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ए ऑप्शन एकदम सही होने वाला है। आगे हम 14 नंबर की बात कर लें तो 14 नंबर हमारा कहता है निम्नलिखित में से कौन सा वॉल्यूम सबसे अधिक जैव विविधता वाला बायोम होता है। देखिए इसमें जो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन बायोम सर्वाधिक जैव विविधता वाला बायोम होता है। कौन सा, उष्णकटिबंधीय जो हमारा वर्षा वन बायोम होगा ये जो है सर्वाधिक जैव विविधता वाला बायोम होगा। और ये देखिए ये हमारा ग्लोब जो हो जाता है, यहाँ पर जो ये 0 डिग्री से ये 10 डिग्री ऊपर और 10 डिग्री नीचे, ठीक है, यानी 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ, ये हमारा 0 डिग्री है। फिर इसके ऊपर 10 डिग्री नॉर्थ में और 10 डिग्री साउथ में, ठीक है, 10 डिग्री नॉर्थ में और 10 डिग्री साउथ में अक्षांशों के बीच में जो है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन बायोम पाया जाता है। ये बात ध्यान रखिएगा। यहाँ अत्यधिक वर्षा यानी कि यहाँ जो है इस क्षेत्र में रेन क्या होती है, हाई होती है। और इसके साथ साथ में जो टेम्परेचर होता है ये भी क्या होता है, तो हाई होता है। यानी कि वर्षा और टेम्परेचर दोनों बहुत हाई लेवल पे होता है। और जो इनका क्षेत्र होता है वो 10 डिग्री नॉर्थ से लेकर 10 डिग्री साउथ तक होता है, ध्यान रखिएगा। आगे अगर हम बात कर लें कि दो पारिस्थितिक तंत्रों के बीच में संक्रमण क्षेत्र को क्या कहा जाता है, तो इसको इकोटोन कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए हम एक बात यहाँ पर बता रहे हैं, जैसे ये हमारा क्षेत्र है तो ये मान लीजिए उष्णकटिबंधीय है और ये जो है उष्ण आर्द्र है। लेकिन ये जो बीच वाला क्षेत्र है यहाँ पर इन दोनों का मिला जुला जो स्वरूप प्राप्त होगा इसी को ये इन्वायरमेंट की भाषा में हम क्या कह देते हैं, इकोटोन कह देते हैं, ठीक है। मतलब दोनों का कुछ ना कुछ अंश जो है इस तीसरे वाले क्षेत्र में पाया जाएगा, इसी को हम इकोटोन कहते हैं। तो व्याख्या में इसके यही है कि दो पारिस्थितिक तंत्र के बीच में संक्रमण क्षेत्र को इकोटोन कहा जाता है। और इकोटोन में दोनों ही पारिस्थितिक तंत्र की विशेषताएं कुछ ना कुछ मात्रा में पाई जाएंगी। आगे देख लेते हैं कि निम्नलिखित पर विचार करना है। देखिए पर्यावरण सुरक्षा, पारिस्थितिकी संतुलन और आर्थिक दक्षता उपयुक्त में से किसे सतत विकास के संदर्भ में 3E में शामिल किया जाता है। देखिए 3E में शामिल करने की बात कर रहा है सतत विकास अथवा धारणीय विकास के पथ प्रदर्शक सिद्धांतों में, ठीक है, शामिल पर्यावरण सुरक्षा। अब यहाँ पर देख लेते हैं इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, पारिस्थितिकी संतुलन, इकोलॉजिकल बैलेंस और इसके साथ साथ में आर्थिक दक्षता, ठीक है, इकोनॉमिकल इफिशियंसी। यानी ये तीनों की बात जो है ये तीनों की बात कर रहा है। तो इसमें जो हमारा पहला हो जाता है ये इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन हो जाता है। पारिस्थितिक संतुलन की बात करें तो ये इकोलॉजिकल बैलेंस हो जाता है। और ये जो हो जाता है इकोनॉमिकल एफिशिएंसी हो जाता है, को सम्मिलित किया जाता है और इसे ही क्या कहा जाता है, 3E कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। तो सतत विकास और इससे संबंधित निवारक उपाय जो हैं पथ प्रदर्शक हैं, तो इसमें हमारा कौन सा हो जाएगा, तो भाई इस हिसाब से हमारा तीनों आंसर एकदम करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तीनों आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। पहला हो जाएगा इन्वायरमेंटल, ठीक है, प्रोटेक्शन यानी ईपी, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। दूसरा हो जाएगा इकोलॉजिकल, क्या हो जाएगा, इकोलॉजिकल बैलेंस यानी ईबी। और तीसरा जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा इकोनॉमिकल, ठीक है। तीसरा हमारा हो जाएगा इकोनॉमिकल इफिशियंसी, ठीक है, क्या हो जाएगा, ईई, इकोनॉमिकल इफिशियंसी। ये हो गया इकोनॉमिकल इकोलॉजिकल बैलेंस, ठीक है, इकोलॉजिकल हो गया बैलेंस। और ये हमारा हो गया इन्वायरमेंटल और ये हो गया इकोनॉमिक। यही 3E की बात जो है कर रहा है। पहले E का मतलब क्या है, इन्वायरमेंटल, दूसरे E का मतलब इकोलॉजी और तीसरे का मतलब क्या है, इकोनॉमिकल, ठीक है। बाकी अगर बात कर लें तो ये प्रोटेक्शन है, ये बैलेंस है, ठीक है, और ये इफिशियंसी है, ठीक है, क्या है, इफिशियंसी है। उसके बाद में अगर 17 नंबर की बात कर लें, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सतत विकास हेतु किया जाने वाला उपाय नहीं है। ध्यान रखिएगा, यहाँ फिर से पूछा है कि कौन सा उपाय नहीं है। तो इसमें जो हमारा 17 नंबर का हो जाएगा वो हो जाएगा डी, रेत खनन जो है ये हमारा सतत विकास हेतु जो है किया जाने वाला उपाय नहीं है। तो कौन कौन से उपाय हैं ये भी देख लेते हैं। देखिए भारत एक विकासशील देश है जहाँ सतत विकास हेतु सघन प्रयास चलाए जा रहे हैं। और इन प्रयासों में सबसे पहले तो हमारा वृक्षारोपण है, क्या है, वृक्षारोपण है, ठीक है। इसके अलावा सामाजिक एवं कृषि, कौन सा, सामाजिक एवं कृषि वानिकी है, सस्य क्रम एवं फसल चक्रण है, शुष्क कृषि विकास है, वाटर शेड प्रबंधन है। रेत खनन सतत विकास हेतु किया जा रहे प्रयासों में शामिल नहीं किया गया है। आगे हम लोग देख लेते हैं संयुक्त राष्ट्र
के एजेंडा 2030 में कितने विकास लक्ष्यों को जो है शामिल किया गया है? तो इसमें जो हमारा 18 नंबर हो जाएगा, इसका हो जाएगा सी, यानी कितने शामिल किए गए हैं? 17 शामिल किए गए हैं। अब देखिए, पर्यावरण सुरक्षा के साथ साथ मानव विकास के उद्देश्यों को लेकर संयुक्त राष्ट्र द्वारा 17 विकास लक्ष्यों को जो है शामिल किया गया है, और इन विकास लक्ष्यों को 2030 तक प्राप्त करने का जो है लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ये भी बात ध्यान रखिएगा। इसे एजेंडा 2030 भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, इसे एजेंडा 2030 भी कहा जाता है। अगला हमारा 19 नंबर है, मानव के पर्यावरण के साथ संबंधों के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करना है। देखिए, भूमिगत उपयोग में परिवर्तन, वायु प्रदूषण और ओजोन क्षरण। पूछ रहा है उपयुक्त में से कौन सा मानव के पर्यावरण का नकारात्मक प्रभाव है? तो देखिए, भूमि उपयोग में परिवर्तन करना ये भी नकारात्मक है, वायु प्रदूषण तो नकारात्मक है ही, और इसके साथ साथ में ओजोन क्षरण भी क्या है? नकारात्मक प्रभाव ही है। तो इस प्रकार से जो हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा वो एकदम यहाँ पर सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं, जल, स्थल तथा वायु, ठीक है, इनके उपसंघटक क्या कहे जाते हैं? जो जल है, स्थल है, वायु है, इनके उपसंघटक को क्या कहा जाता है? तो अजैविक, क्या अभी ऊपर हमने बताया था क्या कहा जाएगा? अजैविक संघटक कहा जाएगा, ठीक है। पर्यावरण में उपस्थित जल, स्थल, वायु और इनके उप संघटकों को सम्मिलित रूप से अजैविक संघटक कहा जाता है। इसके अंतर्गत पर्यावरण के ऐसे संघटक शामिल किए जाते हैं जिनके पास जीवन नहीं होता है। क्या नहीं होता है? इनके पास जीवन नहीं होता है, ध्यान रखिएगा, और इन्हें भौतिक संघटक भी कहा जाता है। आगे अगर बात कर लें, सुपोषण की प्रक्रिया निम्न में से किससे संबंधित है? तो देखिए, जो सुपोषण होता है इसकी प्रक्रिया की बात कर लें तो ये जल निकायों, किससे? जल निकायों में पोषक पदार्थों की वृद्धि से संबंधित है, ठीक है। जब घरेलू अपशिष्ट, कूड़ा, कृषि अवशेष इत्यादि का संचयन किसी जलाशय निकाय में होने लगता है, तब जल निकाय में पोषक पदार्थों में वृद्धि होती है, जिसके परिणाम स्वरूप जलीय वनस्पतियों एवं सूक्ष्म जलीय जीवों की संख्या में क्या हो जाती है? वृद्धि होने लगती है, ठीक है, वृद्धि होने लगती है, और जल में घुलित ऑक्सीजन की मांग बढ़ जाती है। ऑक्सीजन की आपूर्ति कम होने के कारण जलीय जीव जो है मरने लगते हैं, ठीक है। आगे हम लोग 22 नंबर देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सुपोषण का स्पष्ट प्रभाव नहीं है? तो सुपोषण का जो स्पष्ट प्रभाव नहीं है वो है प्रजाति विविधता में वृद्धि, ठीक है। क्या है? प्रजाति विविधता में वृद्धि जो है ये सुपोषण का स्पष्ट प्रभाव नहीं है। इसकी व्याख्या अगर हम लोग देख लें, सुपोषण के कारण जलीय निकाय में ऑक्सीजन आपूर्ति की कमी हो जाती है, ठीक है, जिसके कारण जलीय जीव की मृत्यु होने लगती है, और इस प्रकार जलीय प्रजाति विविधता में कमी आ जाती है, ना कि वृद्धि होती है। ध्यान रखिएगा, क्या हो जाती है? कमी आ जाती है, ना कि वृद्धि होती है। और शैवालों की संख्या में वृद्धि, जल प्रदूषण और मछलियों की मृत्यु सुपोषण के स्पष्ट प्रभाव हैं, ठीक है। इसके बाद में हम लोग 23 नंबर देख लेते हैं, प्रवालों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और नीचे लिखा हुआ है कि उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, ये हमें बताना है। तो 23 नंबर में हम लोग देख लेते हैं, पहला इसमें दिया हुआ है, इन्हें समुद्री परितंत्र में की स्टोन प्रजाति माना जाता है, तो ये बिल्कुल हमारा ठीक हो जाता है। अगला है, प्रवाल जूसैक्सहैनले नामक जैवाल के साथ में सोहपाकारिता करते हैं, ये भी ठीक है। प्रवाल विरंजन सबसे प्रमुख कारण ग्लोबल वार्मिंग का है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। तो हमारा जो इस प्रकार से है वो तीनों का तीनों सही है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन डी एकदम करेक्ट हो जाता है। आगे अगर हम इसी में 24 नंबर की बात कर लें तो देखिए, दिया हुआ है कि मरुस्थलीय परितंत्र के जीवों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए, यहाँ पर पूछा हुआ है कि कौन सा कथन हमारा सही नहीं है, तो हमको बताना है कि कौन सा सत्य नहीं है। तो देखिए, इसमें जो हमारा दिया हुआ है कि ये बहुत धीमा वाले होते हैं, मतलब ये बहुत धीमा वाले होते हैं। देख लेते हैं इसमें क्या इसका व्याख्या है। मरुस्थलीय परितंत्र में जीव दिन में सूर्य की रोशनी में बचने के लिए प्रायः रात में अधिक सक्रिय होते हैं, मतलब ये दिन में जो है ज़्यादा सक्रिय नहीं होते, यानी जो मरुस्थलीय परितंत्र के जीव होते हैं, ये जो मरुस्थलीय परितंत्र के जीव होते हैं ये दिन में कम सक्रिय होते हैं, दिन में कम सक्रिय होते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा, दिन में कम सक्रिय होते हैं, जबकि जो रात होता है, रात को ये क्या होते हैं? ज़्यादा सक्रिय होते हैं। बात ध्यान रखिएगा, ये लंबी टांगों वाले और तेज़ दौड़ने वाले होते हैं। अपने शरीर में जल संचयन करने हेतु ये गाढ़े मूत्र का उत्सर्जन करते हैं। 25 नंबर देख लेते हैं, निम्न अक्षांशों के से उच्च अक्षांशों की तरफ जाने से किसी पारिस्थितिक तंत्र की, मतलब इस पर क्या इफेक्ट पड़ता है, ये बात हमसे पूछा गया है। तो देखिए, जब हम निम्न
से उच्च अक्षांश की तरफ जाते हैं, ठीक है, निम्न से उच्च अक्षांश की तरफ जाते हैं तो उत्पादकता और जैव विविधता इन दोनों में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। तो इस प्रकार से हमारा जो है सी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। विषुवत रेखा के आसपास के क्षेत्र में पारिस्थितिक तंत्र की उत्पादकता एवं जैव विविधता सर्वाधिक होती है। देखिए जो यहाँ पर हमारी विषुवत रेखा है या 0 डिग्री, इसी को बृहत वृत्त भी कहते हैं। तो यहाँ पर जो है हमारी जैव विविधता क्या होती है, सर्वाधिक होती है। जो जैव विविधता होती है, ध्यान रखिएगा, वो क्या होती है, सर्वाधिक होती है। और विषुवत रेखा से जैसे जैसे हम ध्रुव की तरफ दोनों तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाती है, यहाँ पर जो है निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों की तरफ बढ़ने पर पारिस्थितिकी तंत्र और जैव विविधता दोनों में कमी आ जाती है। इसके बाद में हम लोग बढ़ जाते हैं पारिस्थितिक तंत्र, जो पारिस्थितिकी तंत्र के क्रियात्मक समूहों के तत्व हैं। तो इसको हमें बताना है कि इसके तत्व कौन कौन से हैं। तो देखिए इसमें उत्पाद भी हो जाएगा हमारा, ठीक है, कौन सा हो जाएगा, उत्पाद भी सही है, उपभोक्ता भी सही है और अपघटक भी सही है। यानी कि इसमें जो हमारा उचित आंसर होगा वो आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। देखिए सभी पारिस्थितिक तंत्र विविध प्रकार के प्रजातियों के समृद्ध होते हैं। हमेशा विभिन्न क्रियात्मक समूह यानी उपापचय समूह वाले लंबी अवधि के पारिस्थितिक तंत्र की अपेक्षा की जाती है। इस क्रियात्मक समूह के तत्व निम्न है। जैसे पहला हो गया उत्पादक, ठीक है, उत्पादक या इसी को हम बोलते हैं प्रोड्यूसर। क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं प्रोड्यूसर, ठीक है, प्रोड्यूसर हो गया। और जैसे हरे पौधे, शैवाल, संश्लेषक, ठीक है, जीवाणु, ये सब। इसके अलावा अगर बात कर लें, दूसरा हमारा होता है उपभोक्ता, जिसको हम लोग बोलते हैं कंज्यूमर। क्या बोलते हैं, कंज्यूमर बोलते हैं, ठीक है, कंज्यूमर्स बोलते हैं। और जैसे इसमें क्या हो गया, जंतु हो गए, प्रोटोजोआ आदि। अब घटक को हम देख ही चुके हैं, डिकम्पोजर बोलते हैं, जैसे हमारा कवक और जीवाणु हो गया। इसके बाद में 27 नंबर देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर जो है विचार करके और सही जो है हमको बताना है। तो चलिए इसमें शुरुआत करते हैं, देखते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र प्राकृतिक संसाधनों एवं जीवित जीवों का समूह है। पारिस्थितिक तंत्र का तात्पर्य पौधे के समूह, जीव एवं उनके अपशिष्ट पोषक तत्वों व भोजन के प्रवाह पर किसी खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा के एक स्तर से दूसरे स्तर के प्रवाह से है, ठीक है। इसके बाद में अगर दूसरे की बात कर लें, दूसरा एजी टांसले ने सर्वप्रथम पारिस्थितिक तंत्र को जो है परिभाषित किया था। तो पूछा इसमें कौन सा हमारा सही है, तो इसमें हमारा दोनों का दोनों सही है, ठीक है, इसमें हमारा दोनों सही है, इसलिए हमारा सी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। आगे अगर हम बात कर लें 28 नंबर की, तो दिया हुआ है कि पारिस्थितिक तंत्र जो है इसमें पिरामिड कितने प्रकार के होते हैं। पिरामिड पूछा है कितने प्रकार के होते हैं पारिस्थितिकी तंत्र में। देखिए जो पारिस्थितिक तंत्र होता है इसमें पिरामिड जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। वो 3 प्रकार कौन कौन से हैं, तो पहला हो जाता है संख्या पर आधारित पिरामिड। किस पे, संख्या पे आधारित पिरामिड। दूसरा हमारा हो जाता है जैव भार पर आधारित पिरामिड, ठीक है, किस पे, जैव भार पर आधारित पिरामिड। और तीसरा हमारा हो जाता है ऊर्जा पर आधारित पिरामिड। तो ये 3 प्रकार के जो है हमारे पिरामिड होते हैं, ध्यान रखिएगा। अब संख्या का जो पिरामिड होता है या प्रत्येक पोषण स्तर पर जीवों की संख्या को दर्शाता है। इसे प्रति इकाई क्षेत्र में जनसंख्या के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है। उदाहरण स्वरूप किसी भूमि में घास उत्पादक होती है जो संख्या में सर्वाधिक होती है। उच्च पोषण स्तर की ओर बढ़ने पर प्रत्येक पोषण स्तर में जीवों की संख्या क्रमशः क्या हो जाती है, घट जाती है, ध्यान रखिएगा। और इसके बाद जैसे शाकाहारी जीव जैसे हिरन, खरगोश, घास इत्यादि, ठीक है। और किसी वन अथवा झील पारिस्थितिक तंत्र की संख्या का पिरामिड हमेशा सीधा होगा, हालांकि किसी खाद्य श्रृंखला में संख्या का पिरामिड हमेशा कैसा होगा, उल्टा होगा। इसके बाद में हमारा 29 नंबर हो जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखिए पहला है मूल प्रजातियाँ, ठीक है, वह प्रजातियाँ होती हैं जो क्रमिक विकास, पारिस्थितिक तंत्र के विकास, पारिस्थितिकीय संतुलन तथा स्थिरता निर्माण के मुख्य रूप से योगदान देती हैं। तो पहला हमारा सही हो जाता है। दूसरा है फ्लैक्सी प्रजाति उन पौधों एवं जंतुओं को कहा जाता है जो लोगों के मध्य लोकप्रिय हों और लोगों का ध्यान अपने संरक्षण एवं आवास की सुरक्षा हेतु आकृष्ट करती हों। ये भी एकदम ठीक बात है। और तीसरा है सूचक प्रजाति उन प्रजातियों को कहते हैं जो भू, जलवायु एवं पर्यावरणीय परिवर्तन से आसानी से प्रभावित हो जाती हैं। तो ये भी बात हमारा एकदम ठीक हो जाता है। तो इस प्रकार से हमारा जो है तीनों स्टेटमेंट सही है। तो इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो उपयुक्त सभी हो जाएगा। इसके बाद में हम लोग 30 नंबर चलते हैं।
इसमें पूछा हुआ है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए पहला इसमें दिया हुआ है कि समान पर्यावरणीय स्थिति एवं पादप समुदाय वाले आवास को बायोटोप की संज्ञा दी जाती है। ध्यान रखिएगा, समान पर्यावरणीय स्थिति एवं पादप समुदाय वाले आवास को बायोटोप कहा जाता है, तो ये बात ठीक है। अगला है जीव द्वारा पारिस्थितिकी तंत्र में निभाई गई क्रियात्मक भूमिका को हम इकोटोन कहते हैं, तो ये गलत है। हमने देखा है ऊपर इकोटोन क्या होता है, तो मुझे लगता है वो ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इकोटोन वो होता है जो दोनों के बीच में, मतलब अगर मान लीजिए कि इधर भी कोई उष्णकटिबंधीय इधर उष्ण आर्द्र है, तो दोनों का मिला जुला जो रूप तीसरे एरिया में पाया जाएगा, इसको इकोटोन कहा जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारा ये हो जाता है वो गलत हो जाता है, ठीक है। क्योंकि देखिए इसमें जो कहा हुआ है इसके हिसाब से अगर बात कर लें तो देखिए जीव द्वारा पारिस्थितिक तंत्र में निभाई गई क्रियात्मक भूमिका को हम पारिस्थितिकी कर्मता कहते हैं। क्या कहते हैं? निभाई गई को इसको क्या कहते हैं? तो यहाँ पर इकोटोन ना कह के हम इसको क्या कह सकते हैं, यहाँ पर अगर हम रख देते पारिस्थितिकी कर्मता, ठीक है, क्या रख देते? पारिस्थितिकी कर्मता। ध्यान रखिएगा, पारिस्थितिकी कर्मता अगर कर देते तो हमारा ये करेक्ट हो जाता। तो इस प्रकार से हमारा केवल एक जो है वो सही है, इसमें हमारा केवल एक सही है। ध्यान रखिएगा, इसमें केवल एक सही है। आगे अगर हम लोग बात कर लें 31 नंबर की, देखिए पूछा है कि पारिस्थितिकी में पौधे, ठीक है, पौधों वार्षिक चक्रों को कितने मूल चरणों में विभाजित किया गया है। मतलब जो पौधे हैं इनको कितने मूल चरणों में विभाजित किया गया है ये हमें बताना है। तो इनको हम 6 चरणों में विभाजित करते हैं। कितने? 6 चरणों में विभाजित करते हैं। अब थोड़ा सा हम उसका व्याख्या कर पाएंगे यहाँ पर, क्योंकि काफ़ी लंबा हो जाएगा। देखिए पहला हमारा हो जाता है वसंत के पूर्व की अवधि, किसकी? वसंत के पूर्व की अवधि, ध्यान रखिएगा। दूसरा हमारा हो जाता है वसंत की अवधि, किसकी? वसंत की अवधि। तीसरा हो जाता है फिर हमारा ग्रीष्म की अवधि, कौन सी? ग्रीष्म की अवधि। इसके बाद में उत्तर ग्रीष्म की अवधि, ठीक है। इसके बाद में हमारा हो जाता है शिथिल, क्या हो जाता है? शिथिल अवधि। और उसके बाद में सबसे लास्ट हो जाता है पतझड़ की अवधि। इसको आप लोग व्याख्या सहित देख लीजिएगा। तो इसमें जो हमारा हो गया वो कितने प्रकार का? तो 6 चरणों में विभाजित है। आगे अगर हम बात कर लें कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। देखिए जो हमारा 32 नंबर हो जाएगा, इसकी अगर बात कर लें तो पहला है समुदाय अनुक्रमण किसी क्षेत्र विशेष में समुदायों का व्यवस्थित प्रगतिशील प्रतिस्थापन है। और दूसरा है इसकी परिभाषा क्लीमेंट द्वारा दी गई थी। तो इसमें कौन सा सही है? तो इसमें हमारा दोनों का दोनों जो है सही हो गया, ठीक है। 32 नंबर में हमारा दोनों सही है। समुदाय अनुक्रमण किसी क्षेत्र विशेष में समुदायों का व्यवस्थित प्रगतिशील प्रतिस्थापन है, और इसकी परिभाषा किसने दी थी? क्लीमेंट ने दी थी। इसके बाद में यदि हम 33 नंबर की बात करते हैं तो देखिए 33 नंबर हमारा जो हो जाता है, इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है। ध्यान रखिएगा कौन सा सही नहीं है। तो इसमें पहला दिया हुआ है अनुकूलतम पर्यावरण स्थिति में जीवों की अधिकतम प्रजनन क्षमता जैविक क्षमता कहलाती है। तो ये हमारा एकदम करेक्ट आंसर है। दूसरा है किसी किसी एक प्रकार की प्रजाति के समूहों जीवों का समूह जो एक निश्चित स्थान से दूसरे से अन्योन्य क्रिया प्रजनन एवं अनुवांशिक सूचना का आदान प्रदान करता है, उसे व्यष्टि कहते हैं। तो ये हमारा जो है गलत हो जाएगा, दूसरा स्टेटमेंट हमारा गलत है। और इसमें पूछा था कौन एक सही नहीं है, तो हमारा बी वाला आंसर एकदम करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तीसरा है किसी निश्चित स्थान में रहने वाले समिष्ट आकार को समिष्ट कहते हैं, ठीक है। तो ये भी हमारा सही है। तो इसमें जो हमारा दूसरा है वो गलत हो जाएगा। अगला हमारा 34 नंबर हो जाता है कि सागरीय बायोम में आवास की स्थिति के आधार पर जलीय जीवों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है। तो यहाँ पर अगर 34 नंबर की बात कर लें तो कितने भागों में विभाजित किया गया है? 3 भागों में, ठीक है। पहला हमारा हो जाता है, देखिए 3 भाग कौन कौन से हैं, तो पहला हमारा हो जाता है तरणक, कौन सा हो जाता है? तरणक हो जाता है। दूसरे की अगर बात कर लें तो ये हो जाता है प्लवक, कौन सा हो जाता है? प्लवक हो जाता है। और तीसरा हमारा हो जाता है नितल, क्या हो जाता है? नितल जीव समूह, ठीक है। तो ये 3 जो है हमारे प्रकार हो जाते हैं। इसके बाद से हम देख लेते हैं 35 नंबर, ठीक है। इसमें दिया हुआ है इनकी विशेषताएं, ठीक है। विश्वतीय वर्षा वन पारिस्थितिक तंत्र की विशेषताएं क्या हैं वो हमको बताना है। देखिए जो 35 नंबर है इसमें हमें विशेषताएं बताना है, तो इसको एक एक करके देख लेते हैं। इसमें हमारा पहला दिया हुआ है कि गर्म एवं आर्द्र जलवायु होती है, तो ये बिल्कुल ठीक है। दूसरा है वृक्ष प्रजातियों की विविधता होती है, ये भी ठीक है। चौड़ी पत्ती व लंबे पेड़ होते हैं, ये भी ठीक है। विविधतापूर्ण जंगली जीवन, ये भी ठीक है। अकशेरुकी जीवों एवं कीटों की बहुलता, तो इसमें जो हमारे 5 के पाँचों हो एकदम करेक्ट हो जाएंगे, इसीलिए जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा वो डी एकदम करेक्ट हो जाएगा।
हम 36 नंबर पर चलते हैं। देखिए इसमें कहा है निम्न कथनों पर विचार कीजिए और असत्य कथन हमें बताना है। दोनों हम एक साथ करके देख लेते हैं। देखिए हॉट स्पॉट शब्द का सर्वप्रथम जो प्रयोग है वो E.O. विल्सन ने किया था, ठीक है। तो यहाँ पर जो E.O. विल्सन है इन्होंने नहीं किया था, ये बात ध्यान रखिएगा। और इसको हम देख लेते हैं कि किसने किया था। तो देखिए हॉट स्पॉट शब्द का सबसे पहले जो प्रयोग किया था वो नॉर्मन मायर्स ने किया था। किसने किया था? नॉर्मन मायर्स ने किया था, ये बात ध्यान रखिएगा। और यदि बात कर लें कि E.O. विल्सन ने क्या किया था, तो इन्होंने जैव विविधता शब्द का प्रयोग किया था। E.O. विल्सन ने किसका किया था? जैव विविधता शब्द का प्रयोग किया था। तो इसीलिए इसमें जो हमारा कथन एक है वो गलत हो जाएगा, ठीक है। आगे अगर हम इसी में बात कर लें कि अत्यधिक जैव विविधता वाले क्षेत्र हैं, तो अत्यधिक जैव विविधता वाला हमारा क्षेत्र कौन सा हो जाएगा? तो इसमें जो है, तो इसमें हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पश्चिमी यूरोप, ठीक है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वाले वन, उष्णकटिबंधीय सागरीय क्षेत्र, आर्द्र भूमियाँ एवं प्रवाल भित्तियाँ सर्वाधिक जैव विविधता वाले क्षेत्र हैं। मरुस्थलीय प्रदेशों में अल्प जैव विविधता तथा उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव प्रदेश में सबसे कम जैव विविधता पाई जाती है। ध्यान रखिएगा, उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव जो हमारे पोल वाले रीजन है, यहाँ पर जैव विविधता क्या होती है? जैव विविधता सबसे कम होती है, ये बात ध्यान रखिएगा। जबकि जो हमारा भूमध्य रेखा वाला क्षेत्र होता है यहाँ पर जैव विविधता सर्वाधिक होती है। हमारा आ जाता है इसमें, देखिए निम्नलिखित में से किसका संबंध जैव विविधता से है? जैव विविधता से किसका संबंध है उसको हमें बताना है। तो देखिए इसमें जो हमारा कार्टजेना सम्मेलन हो जाता है, इसका संबंध किससे है? जैव विविधता से है, ध्यान रखिएगा। और ये कब से प्रभावी हुआ था? तो ये 2003 से प्रभावी हुआ था। कब से? 2003 से प्रभावी हुआ था, ये भी बात ध्यान रखिएगा। आगे यदि बात कर लें कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, देखिए कौन सा सुमेलित नहीं है ये हमें बताना है। तो 39 नंबर में आसन, ठीक है। ये जो आसन संरक्षण है ये उत्तराखंड में है। कहाँ है? उत्तराखंड में है, ना कि पंजाब में। तो ये हमारा कहाँ पर है? ये हमारा उत्तराखंड में, ध्यान रखिएगा कहाँ है? उत्तराखंड में है, ठीक है। और ये उत्तराखंड का पहला रामसर स्थल है, ये भी बात ध्यान रखिएगा। और यदि बात करें लोकटक झील की, तो यह मणिपुर में है, ठीक है। और यह झील जो है केबिल लामजाओ जो है, यह झील पर तैरता हुआ एक द्वीप है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जो है यहाँ पर साइंग हिरण, ठीक है, ये अंतिम घर है, ठीक है, एक विलुप्त प्राय जो जाति है। और ये भारत का एकमात्र जो है तैरता हुआ झील है, ये बात भी ध्यान रखिएगा। सॉरी, राष्ट्रीय उद्यान है। आगे देख लेते हैं 40 नंबर। 40 नंबर की यदि बात कर लें, बाढ़, सूखा, ज्वालामुखी एवं भूकंप आदि अनेक ऐसे कारक हैं जो किसी जाति की विलुप्त के लिए उत्तरदायी साबित होते हैं। इनमें से कौन सा कथन जो है असत्य है? ठीक है, इसमें कौन सा कथन असत्य है यही हमें बताना है। इसमें जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा वो सी हो जाएगा, ना तो एक ना तो दो, ठीक है, ना तो एक और ना तो दो। यहाँ पर मतलब इस क्वेश्चन का पूरा आंसर दिया नहीं हुआ है, तो इसको हम लोग छोड़ देंगे, ठीक है। 40 नंबर को हम लोग छोड़ देंगे, ठीक है। अब हम लोग 41 नंबर पे चलते हैं। जीन पूल, ये जो जीन पूल शब्द है इसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? जो जीन पूल शब्द है इसका प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो इसका प्रयोग हार्लेन एंड डी वेट ने किया था। देखिए सभी जीव के पैतृक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी ले जाने वाली क्षमता होती है। यह पैतृक गुण जीवों की कोशिकाओं में उपस्थित होते हैं। पादप एवं जंतु कोशिका दोनों के परिदृश्य उक्त आनुवंशिक पदार्थों के कुल योग को जीन पूल कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद में हम लोग 42 नंबर की अगर बात कर लें, तो निम्न में से जैव विविधता का लाभ क्या नहीं है वो हमें बताना है। तो जैव विविधता का लाभ क्या नहीं हो सकता है? देखिए 20 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा होना, ये जो है इसका लाभ नहीं है, ध्यान रखिएगा। जैव विविधता का लाभ नहीं है, इसीलिए हमारा जो है यही आंसर करेक्ट हो जाएगा। जैव विविधता आर्थिक एवं वैज्ञानिक सभी दृष्टि से मानव के लिए महत्वपूर्ण है। और यदि बात कर लें, ठीक है, प्रकृति में मनुष्य एवं अन्य जीवों का संतुलन जो है बना रहने के लिए मनुष्य एवं अन्य पशु श्वसन क्रिया द्वारा ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करते हैं। पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण और ऑक्सीजन को जो है उत्सर्जित करते हैं। इस प्रकार विविधता के माध्यम से जीव एवं पौधों के मध्य सामंजस्य बना रहता है और वायुमंडल में गैसों का अनुपात भी बना रहता है। इसके बाद में हम लोग 43 नंबर की अगर बात कर लें, तो इसमें पूछ रहा है जैव विविधता का मापन क्या है? मतलब जैव विविधता का मापन क्या हो सकता है? तो देखिए जो जैव विविधता है इसको अल्फा विविधता, बीटा विविधता और गामा विविधता यानी तीनों से जो है मापा जाता है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए जो अल्फा विविधता होती है किसी प्रदत्त क्षेत्र में
जातियों की कुल संख्या उस क्षेत्र की अल्फा विजेता को प्रदर्शित करती है। बीटा जो होती है वो जो है प्रजातियों की संख्या का ज्ञान होने का बोध कराती है, प्रजातियों का जो है संख्या का बोध कराती है। इसके बाद में यदि हम बात कर लें, ठीक है, संरचना का बोध कराती है। बस इतना आप जान लीजिए। इसके बाद से फिर हम लोग देख लेते हैं कौन सा सुमेलित नहीं है। इसमें बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो 44 का, तो इसमें हमारा जो डी ऑप्शन है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका काकाडू नेशनल पार्क, ठीक है। ये काकाडू जो नेशनल पार्क है ये हमारा कहाँ है, तो ये हमारा ऑस्ट्रेलिया में हो जाता है। कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में है। इसके अलावा बोलिविया जो है ये कारसको नेशनल पार्क है ब्राज़ील में, ठीक है। सिरा डोमर स्टेट पार्क है और ऑस्ट्रेलिया में सार्क बे पार्क है। इसके अलावा काकाडू भी कहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया में है, ध्यान रखिएगा। आगे यदि बात कर लें निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। देखिए इसमें बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, तो देख लेते हैं। देखिए हमारा जो पहला हो जाता है, देखिए इसमें पृथ्वी दिवस ये बिल्कुल ठीक सुमेलित है। इसके बाद में विश्व खाद्य दिवस ये भी सही है, विश्व ओजोन दिवस ये भी सही है। लेकिन ये 5 फरवरी ना होकर बल्कि हमारा कितना हो जाएगा, 2 फरवरी हो जाएगा। 2 फरवरी 1971 से ये प्रारंभ हुआ था रामसर साइट से, ठीक है, ईरान में पड़ता है। आगे अगर हम लोग बात कर लें 46 नंबर की, देखिए 46 नंबर की अगर बात कर लें तो यहाँ पर दिया हुआ निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है, ठीक है, बताना है कौन सा सुमेलित है। 46 नंबर, देखिए भारतीय वन सर्वेक्षण केंद्र कहाँ है, देहरादून में, ये बिल्कुल ठीक सुमेलित है। अगला भारतीय वनस्पति उद्यान कहाँ है, तो कोलकाता में, ये भी एकदम सही है। अगला भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ है, तो ये नई दिल्ली में ना होकर कहाँ पर है, भोपाल में है, ठीक है। कहाँ पर है, भोपाल में है। तो इसीलिए हमारा जो है 1 और 2 एकदम करेक्ट सुमेलित हो जाएगा, यानी 46 का हमारा ए हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में हम लोग अगर बात करें 47 की, देखिए निम्नलिखित पर विचार करना है। 47 में दिया हुआ है UNEP, ठीक है, इसका हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, ठीक है, यूनाइटेड नेशन ऑफ एनवायरमेंटल प्रोग्राम। इसका मुख्यालय जो है, पहली बात तो इसका मुख्यालय जान लेते हैं UNEP का। तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है, नैरोबी केन्या में है, ठीक है, नैरोबी केन्या में है, ठीक है। और इस संस्था के द्वारा ग्लोबल 500 पुरस्कार भी दिया जाता है, ये बात ध्यान रखिएगा। और इसकी स्थापना जो है 1972 में की गई थी, ठीक है। तो इसमें जो है 46 में हमारा पहला स्टेटमेंट जो है वो, तो इसमें जो है ऑप्शन इसमें शायद कुछ गलत दिया हुआ है, तो इसको हम लोग देख लेते हैं। इसमें जो हमारा हो जाएगा, देखिए यूनेपी की स्थापना 1972 में हुई थी, ये बात तो ठीक है। लेकिन इसका मुख्यालय हमने कहाँ बताया, इसका मुख्यालय नैरोबी केन्या में, कहाँ पर है, नैरोबी केन्या में है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा दूसरा है ये भी गलत हो जाता है। और इस संस्थान के द्वारा पर्यावरण में गोल्डमैन नहीं बल्कि कौन सा ग्लोबल 500 पुरस्कार दिया जाता है, कौन सा दिया जाता है, ग्लोबल 500 पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है, इसका नाम है। तो इस प्रकार से हमारा ये दोनों गलत हो जाएगा, यानी केवल एक सही है, केवल एक सही है, ठीक है। 47 का केवल एक सही है, जो कि इस ऑप्शन में नहीं दिया है, इसलिए हम यहाँ पर कर दे रहे हैं केवल एक सही है। आगे यदि 48 नंबर की बात कर लें तो इसमें भी हमें क्या करना है, सुमेलित बताना है। देखिए कौन सा सुमेलित नहीं है यही हमको बताना है। तो इसमें जो हमारा दिया हुआ है, पहला दिया हुआ है IPCC, ठीक है, ये 1988 में स्थापना हुआ था, तो ये बिल्कुल ठीक दिया हुआ है। अगला है WNO की स्थापना 2014 में हुई थी, ये भी ठीक दिया हुआ है। और तीसरा है IWMI, ठीक है, इसकी स्थापना 1985 में हुई थी। तो इस प्रकार से जो है तीनों सुमेलित है, कौन सा, तीनों हमारा सुमेलित है, ध्यान रखिएगा। आगे अगर इसी में बात कर लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। देखिए स्टॉकहोम जो है ये 1972 में, ये हमारा बिल्कुल ठीक है। अगला है, पूछा है सुमेलित नहीं है। दूसरा है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ठीक है, ये 1987 में, ये भी ठीक है। अगला है जोहान्सबर्ग, ठीक है, पृथ्वी सम्मेलन 2002 में, ये भी सही है। लेकिन हम अगर बात कर लें पृथ्वी शिखर सम्मेलन की, तो ये 1998 ना होकर कितना है, 1992 में है। और ये रियो डी जेनेरिया, ठीक है, यहाँ पर स्टार्ट हुआ था, ब्राज़ील में पड़ता है। इसको एजेंडा 21 के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा डी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से किस पर्यावरण पुरस्कार को ग्रीन ऑस्कर भी कहा जाता है। तो ये जो हमारा हो जाएगा, हमारा ग्रीन पांडा पुरस्कार है। ग्रीन पांडा पुरस्कार को जो है ग्रीन ऑस्कर भी कहा जाता है। इसे वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन चैरिटी द्वारा प्राप्त दिया जाता है। राइट लिवलीहुड पुरस्कार को वैकल्पिक नोबल भी कहा जाता है, ठीक है। आगे हम अगर 51 नंबर की बात कर दें तो रेड क्रॉस का मुख्यालय, इसमें पूछा है कौन सुमेलित सही सुमेलित है। तो देखिए रेड क्रॉस का कहाँ है, जिनेवा में, ठीक है। एमनेस्टी
इंटरनेशनल का लंदन में है और ह्यूमन राइट्स वॉच का न्यूयॉर्क में है। तो इसमें हमारा जो है तीनों सही हो जाएगा, इसलिए हमारा ऑप्शन डी जो है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। आगे अगर हम 52 नंबर की बात कर दें, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार भारत सरकार द्वारा इस क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है, ठीक है। तो 52 का जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा राजीव गांधी वन संरक्षण पुरस्कार, ठीक है। राजीव गांधी वन संरक्षण पुरस्कार भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है और पर्यावरण मंत्रालय द्वारा दिया जाने वाले इस पुरस्कार में 1 लाख की राशि जो है प्रदान की जाती है। आगे अगर हम बात कर लें 53 नंबर की, निम्नलिखित स्रोतों में से अम्लीय वर्षा हेतु उत्तरदायी प्राकृतिक स्रोत नहीं है। ध्यान रखिएगा, अम्लीय प्राकृतिक का जो है उत्तरदायी प्राकृतिक स्रोत कौन सा नहीं है, तो इसमें जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा जीवाश्म ईंधन से विद्युत उत्पादन, ठीक है। जीवाश्म ईंधन से विद्युत उत्पादन। अम्लीय वर्षा का कारण सल्फर और नाइट्रोजन होता है। क्या होता है? पहली बात तो सल्फर होता है और इसके साथ साथ में नाइट्रोजन होता है। ध्यान रखिएगा, क्या होता है? सल्फर और नाइट्रोजन होता है। यह मानव तथा प्राकृतिक कारणों से पर्यावरण में मौजूद होते हैं। अम्लीय वर्षा प्राकृतिक कारण है, जबकि ज्वालामुखी दलदल और महासागरों के प्लवकों से निकलने वाले सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड, जबकि मानवीय कारणों से जीवाश्म ईंधन से विद्युत के उत्पादन है। आगे हो जाता है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है। देखिए इसमें असत्य की बात कर रहा है, तो 54 नंबर, तो इसमें देखिए भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन एक संगठन है, तो ये हमारा एकदम ठीक हो जाएगा। अगर दूसरे की बात कर लें, यह एक सांविधिक निकाय नहीं है, यह एक सांविधिक निकाय नहीं है, ये भी बात एकदम ठीक हो जाती है। तीसरा है इसका मुख्यालय दिल्ली में है, तो ध्यान रखिएगा इसका मुख्यालय दिल्ली नहीं बल्कि कहाँ है? कोलकाता में। कहाँ है? दिल्ली नहीं बल्कि कोलकाता में है। तो पूछा था कौन सा असत्य है, तो हमारा जो सी ऑप्शन है वही जो है करेक्ट हो जाएगा। आगे अगर 55 नंबर की बात कर लें, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। देखिए कौन सा कथन सही है, इसमें हमसे जो है जो करेक्ट आंसर है उसके बारे में पूछा हुआ है, क्योंकि पूछा है कौन सा आंसर करेक्ट है। तो इसमें जो है फ्लाई ऐश मुख्य रूप से कोयला आधारित ताप विद्युत घरों से जो है उत्पन्न होने वाला सूक्ष्म पाउडर है, ये एकदम सही है। दूसरा है इससे जीवों के श्वसन तंत्र का तंत्र प्रभावित होते हैं, ये भी ठीक है। और यह पौधों की पत्तियों पर जमा होकर प्रकाश संश्लेषण को बाधित करता है, ये भी सही है। तो इस प्रकार से जो हमारा तीनों का तीनों आंसर सही है, इसलिए हमारा उपयुक्त आंसर जो है डी ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद में बात कर लें, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। एक तरफ दिवस दिया हुआ है और दूसरी तरफ उनका डेट दिया हुआ है, तो बताना है। विश्व पर्यावरण दिवस, तो ये 5 जून को मनाया जाता है, एकदम करेक्ट है। अगला है विश्व ओजोन दिवस, ये हमारा 16 सितंबर है। वन्य जीव दिवस, इसके अलावा विश्व गौरैया दिवस। देखिए विश्व जो गौरैया दिवस है ये हमारा 20 मार्च हो जाएगा, ना कि 21 मार्च। क्या हो जाएगा? 20 मार्च हो जाएगा। ध्यान रखिएगा 21 मार्च को क्या मनाया जाता है, तो विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है। आगे अगर बात कर लें, भारतीय वन्य जीव बोर्ड की अध्यक्षता कौन करता है, ठीक है। भारतीय वन्य जीव बोर्ड की अध्यक्षता कौन करता है, तो इसमें हो जाएगा भारत के प्रधानमंत्री। कौन हो जाएगा? भारत के प्रधानमंत्री। भारतीय वन्य जीव बोर्ड की स्थापना एवं वन संरक्षण अधिनियम के अधीन 1985 को कब हुआ था? इसका जो है 1985 के अंतर्गत हुआ था, ध्यान रखिएगा। और इसकी अध्यक्षता भारत के प्रधानमंत्री करते हैं। यह वन्यजीव संरक्षण के अनेक योजनाओं को क्रियान्वयन और निगरानी पर निर्देश के लिए सिरास्त जो है सलाहकार एजेंसी है। आगे अगर बात कर लें, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है 58 नंबर, तो इसमें देख लेते हैं और बताना है कि कौन सा जो है स्टेटमेंट सही है। तो देखिए वानस्पतिक उद्यान एक प्रकार का कृत्रिम उद्यान है, ये एकदम ठीक है। दूसरा है इसमें स्थानिक एवं विदेशी पौधों के संकटग्रस्त एवं विशिष्ट प्रजातियों का संग्रहण करता है, ये भी ठीक है। और तीसरा है वनस्पति उद्यान का उपयोग वाह्य स्थानीय संरक्षण, ठीक है, स्थानीय संरक्षण के लिए किया जाता है, तो ये भी बात एकदम ठीक है। इस प्रकार से हमारा जो है ये 3 के तीनों स्टेटमेंट सही हैं, इसलिए हमारा 1 2 3 यानी कि जो है सभी यानी सभी सत्य हैं। कौन से? सभी सत्य हैं, या 1 2 3 सत्य हैं, जो भी आप कह लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आगे हम लोग चलते हैं 59 नंबर पर। इसमें दिया हुआ है कि निम्न कथनों पर विचार करना है। सारगैसो सागर उत्तरी अटलांटिक उपोष्ण कटिबंधीय परिसंचरण के भीतर स्थित होता है। और दूसरा दिया हुआ है कि इसका नामांकन मुक्त रूप से तैरने वाली सागरीय घास के प्रजाति के नाम पर रखा गया है। सारगैसो सागर किसी भूभाग से आबद्ध नहीं है, तो बताना है कि इसमें कौन सा जो है कथन सत्य है। तो ये तीनों कथन एकदम सत्य हैं, ठीक है, तीनों कथन एकदम सत्य हैं, इसीलिए हमारा जो है उपयुक्त सभी जो है एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा डी वाला।
अगला हमारा हो जाता है मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड का संबंध क्या है। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड जो होता है ये आर्द्र भूमियों से संबंधित होता है। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड अंतर्राष्ट्रीय महत्व के आर्द्र भूमियों की एक ऐसी सूची है जिसके अंतर्गत उन आर्द्र भूमियों को सम्मिलित किया जाता है जिनका तकनीकी विकास, प्रदूषण अथवा अन्य मानवीय हस्तक्षेपों के कारण पारिस्थितिकी विशेषताओं में परिवर्तन हुआ हो या होने की संभावना होती है, ठीक है, उनको मॉन्ट्रेक्स में शामिल किया जाता है। वर्तमान में भारत के केवल 2 झीलें लोकटक और केवलादेव, इनको जो है मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। किसको किसको किया गया है, एक तो लोकटक हो गई, ठीक है, एक हो गई लोकटक और दूसरा हो गया केवलादेव। ध्यान रखिएगा केवलादेव, ये दोनों जो झील हैं इनको मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। इसके बाद में हम लोग 61 नंबर की अगर बात कर लें तो निम्न पर विचार करना है और सत्य कथन बचाना है, ठीक है, सत्य कथन बताना है। देखिए भारतीय वन रिपोर्ट, ठीक है, भारतीय वन रिपोर्ट यानी भारतीय वन सर्वेक्षण जारी करता है, ठीक है। दूसरा जो हमारा हो जाएगा भारतीय वन संरक्षण देश के वन संसाधनों का द्विवार्षिक मूल्यांकन करता है। दोनों स्टेटमेंट अभी तक सही हैं। और तीसरा है 2019 में जारी रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश के बाद अरुणाचल प्रदेश में सर्वाधिक वन आवरण है। तो ये तीनों स्टेटमेंट हमारे राइट हो जाते हैं। तो इस प्रकार से 1, 2, 3 यानी कि इसमें जो है हमारे सभी कथन सत्य हैं। अगला है निम्नलिखित में से जो है कौन सा मुख्यालय सुमेलित नहीं है। तो देखिए इसमें जो एमनेस्टी इंटरनेशनल है इसका मुख्यालय लंदन है। दूसरा है रेड क्रॉस का जेनेवा है। तीसरा हमारा हो जाता है ह्यूमन राइट्स वॉच, ठीक है, ह्यूमन राइट्स जो वॉच है इसका मुख्यालय एम्स्टर्डम नहीं है, ठीक है, इसका मुख्यालय एम्स्टर्डम नहीं है, इसका मुख्यालय कहाँ हो जाएगा। तो जो यहाँ पर बात कर लें ह्यूमन राइट्स वॉच, इसका जो मुख्यालय हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा न्यूयॉर्क में। कहाँ हो जाएगा, न्यूयॉर्क में हो जाएगा। ध्यान रखिएगा न्यूयॉर्क में हो जाएगा। जबकि एम्स्टर्डम जो है ये ग्रीन पीस का मुख्यालय, ध्यान रखिएगा ग्रीन पीस का मुख्यालय कहाँ पर है तो वो एम्स्टर्डम में है। इसके अलावा IUCN इसका स्विट्ज़रलैंड के ग्लैंड में है। ध्यान रखिएगा कहाँ है, स्विट्ज़रलैंड के ग्लैंड में है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हमारा कौन सा सुमेलित नहीं था, तो सी ऑप्शन जो है हमारा सुमेलित नहीं था, ठीक है। इसके बाद में हम लोग अगर बात कर लें 63 नंबर, निम्नलिखित पर जो है विचार करना है और बताना है कि कौन सा जो है सत्य है, ठीक है, कौन सा सत्य है, यही स्टेटमेंट हमें बताना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला है अंतर्राष्ट्रीय जल प्रबंधन संस्थान एक अलाभकारी गैर सरकारी वैज्ञानिक शोध संगठन है, ये सही है। इस संगठन का उद्देश्य खाद्य सुरक्षा से संबंधित समस्याओं का समाधान प्रदान करना है, ये भी सही है। तो इस प्रकार से जो है हमारे दोनों स्टेटमेंट एकदम करेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। आगे देख लेते हैं सासाकावा पुरस्कार जो पर्यावरण प्रबंधन एवं संरक्षण के क्षेत्र में दिया जाता है, निम्न में से किस संस्था के द्वारा इसको प्रदान किया जाता है। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि सासाकावा पुरस्कार पर्यावरण प्रबंधन के क्षेत्र में दिया जाता है और ये कौन देता है यही हमको बताना है, ठीक है। सासाकावा पुरस्कार, तो जो ये पुरस्कार है वो UNEP द्वारा दिया जाता है। किसके, UNEP द्वारा। ध्यान रखिएगा किसके द्वारा दिया जाता है, UNEP द्वारा। सासाकावा पुरस्कार जो है ये 1986 से, कब से, 1986 से UNEP देती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसमें बताना है 65 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन सा सही सुमेलित है। देखिए वन संरक्षण अधिनियम कब आया, 1980 में आया। वायु प्रदूषण निवारण अधिनियम 1981 में आया। और पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम हमने ऊपर ही बताया है 1986 में आया। तो इस प्रकार से हमारे जो है तीनों आंसर सही हो जाते हैं। तो इसमें हमारा उपयुक्त सभी जो है ये एकदम करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं 66 नंबर पर और बताना है, कथनों पर विचार करना है और बताना है कौन सा सुमेलित है। 66 नंबर, ठीक है। इसमें देख लेते हैं प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था, तो ये 1992 में हुआ था, ठीक है, रियो डी जेनेरिया में, ठीक है। इसके बाद में प्रथम कॉप सम्मेलन कब हुआ था, तो प्रथम कॉप सम्मेलन जो है 1995 में हुआ था, ठीक है। इसके बाद में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था, तो ये भी 1987 में हुआ था। तो इस प्रकार से हमारा तीनों सही हो जाता है, इसलिए 1, 2, 3, ठीक है, यानी सभी सही सुमेलित है। कौन सा आंसर हो जाएगा, सभी सही सुमेलित हैं। आगे अगर बात कर लें 67 नंबर की, तो 67 नंबर की बात कर लें, देखते हैं निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है, और बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही है, ये हमको बताना है। पहला दिया हुआ है कि देश का पहला लाइकेन पार्क, ठीक है, देश का पहला लाइकेन पार्क जो है वो कहाँ पर स्थापित किया गया, तो देश का पहला लाइकेन पार्क उत्तराखंड में स्थापित किया गया। लाइकेन एक संयुक्त जीव है। लाइकेन कवक के तंतुओं के साथ, ठीक है, सहवासित शैवाल से उत्पन्न होता है। अब बताना है इसमें कौन सा जो है स्टेटमेंट सत्य है, ठीक है। तो इसमें जो हमारा
7 नंबर है, इसका जो ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी सभी इसमें जो है सही है। कौन सा? तीनों सही है, 1 2 3 तीनों हमारे जो हैं एकदम सही हैं, ठीक है, तीनों एकदम सही हो जाते हैं। इसके बाद में हम लोग 68 नंबर पे जाते हैं। निम्न में से कौन सा कथन मानसूनी वन वायुओं के बारे में सही नहीं है? यहाँ पर हमको बताना है कि कौन सा सही नहीं है, तो देख लेते हैं 68 नंबर में। अधिकांश वनस्पतियाँ जो है पर्णपाती होती हैं, तो ये तो सही है। अगला है वार्षिक जो वर्षा होती है, औसत वार्षिक वर्षा वो 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। तो देखिए यहाँ पर जो वार्षिक वर्षा होगी वो 70 से 200 सेंटीमीटर होगी। ध्यान रखिएगा कितनी होगी? 70 से 200 सेंटीमीटर होगी, ध्यान रखिएगा। और तो हमारा जो है सही नहीं पूछा है, तो इसीलिए बी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला है वृक्ष की ऊंचाई 20 से 30 सेंटीमीटर होगी और उत्तर पूर्वी भारत में ये वन पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसमें हमारा जो बी ऑप्शन होगा वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। आगे यदि बात कर लें, शुद्ध शुद्ध जो है कणीय पदार्थ यानी कि पार्टिकुलेट मैटर कितने आकार के होते हैं? तो इसमें जो हमारा 69 नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा 10 माइक्रोन से बड़े। कितने? 10 माइक्रोन से बड़े हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा 10 माइक्रोन से। इसमें हमारा हो जाएगा 10 माइक्रोन से बड़े हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा। आगे बात कर लें, ये 70 नंबर की एनजीटी हरित राष्ट्रीय हरित अधिकरण, ठीक है, अधिनियम 2010 के तहत गठित किया गया था। यह एक सांविधिक एवं अर्धन्यायिक निकाय है। यह प्राकृतिक सिद्धांतों के आधार पर कार्य करता है। तो इसमें बताना है कौन सा सही हो जाएगा। तो हमारा जो है 70 नंबर में तीनों स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है, ठीक है, तीनों स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है, इसलिए जो आंसर हो जाएगा वो उपयुक्त सभी हो जाएगा। आगे बात कर ले, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और जो हमको सही आंसर है वो बताना है, ठीक है, कि कौन सा सही है, ठीक है। तो देखिए, चिपको आंदोलन के प्रणेता श्री चंडी प्रसाद भट्ट को माना जाता है और चिपको आंदोलन का संबंध मुख्यतः हिमाचल प्रदेश से है। तो इसमें देख लेते हैं इसकी व्याख्या। देखिए, चिपको आंदोलन के प्रणेता चंडी प्रसाद को माना जाता है, ये बात बिल्कुल ठीक है। आंदोलन में सुंदरलाल बहुगुणा ने अग्रणी भूमिका निभाई थी और इस आंदोलन का मुख्यतः जो विस्तार था वो हिमाचल प्रदेश ना होकर बल्कि उत्तरांचल या उत्तराखंड कह लीजिए, क्या उत्तरांचल या फिर उत्तराखंड था, ठीक है, और वो भी चमोली डिस्ट्रिक्ट, ध्यान रखिएगा, चमोली डिस्ट्रिक्ट के गोपेश्वर नामक स्थान से। कौन सा? गोपेश्वर नामक स्थान से जो है स्टार्ट हुआ था 1973 में, ठीक है। और इस आंदोलन का उद्देश्य था कि जो आंदोलनकारी थे वो पेड़ों से चिपक जाते थे और पेड़ों को काटने से रोकते थे। आगे बात कर लें कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, ठीक है, कौन सा सुमेलित नहीं है। तो देखिए, इसमें जो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम है 1972 है, वन्यजीव के कोष है 1961, बैटलैंड इंटरनेशनल ये 1996 हो जाएगा। और बात करें ग्रीन पीस की, तो ग्रीन पीस जो हमारा हो जाता है ये 1971 हो जाता है, ठीक है, 1971 हो जाता है। अब बात यहाँ पर जो है वैलेंटाइन डे की निकल गई है, तो आप हमें हिस्ट्री में बताइए कि कौन सा ऐसा मुग़ल शासक था जिसका जन्म 14 फरवरी को हुआ था, जिसका जन्म 14 फरवरी को हुआ था। आप हमें ये बताइए कि कौन सा ऐसा मुग़ल शासक था जिसका जन्म 14 फरवरी को हुआ था। चलिए, यही एक क्वेश्चन हम लोग का इसी तरीके से तैयार हो जाएगा। इसके बाद में फिर हम लोग बात कर लें 73 नंबर की। नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना है और इसमें जो हमको सही कथन है वो बताना है, ठीक है, सही कथन हमको बताना है। देखिए, पहला है UNEP का मुख्यालय नैरोबी में स्थित है, ठीक बात है, नैरोबी में स्थित है। दूसरा हमारा हो जाता है कि यह संस्था पर्यावरण परीक्षण के लिए अंतर सरकारी उपायों के समन्वय के लिए उत्तरदायित्व है। तो इसमें जो हमारा स्टेटमेंट हो जाएगा वो 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा, ठीक है, इसलिए हमारा जो डी ऑप्शन है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही हैं, ठीक है। अगला है विश्व मौसम विज्ञान संगठन कहाँ पर स्थित है? तो जो विश्व मौसम विज्ञान संगठन है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा जिनेवा में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? जिनेवा में स्थित है। यहीं पर देख लीजिए, एक क्वेश्चन अच्छा सा है कि UNEP, ठीक है, UNEP द्वारा ग्लोबल 500 पुरस्कार दिया जाता है। कौन सा? ग्लोबल 500 पुरस्कार दिया जाता है, ये भी बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे हम बात करते हैं कि जो विश्व मौसम विज्ञान संगठन है, ठीक है, इसका मुख्यालय जिनेवा में है, लेकिन इसकी स्थापना कब हुई थी? तो वो हुई थी 23 मार्च को। कब हुई थी? 23 मार्च 1950 को हुई थी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इसका उद्देश्य क्या है? वायुमंडल की दशा एवं व्यवहार का अध्ययन करना, ये इसका उद्देश्य है। आगे हम लोग ये 75 नंबर की बात करें।
इसके बाद में अगला है कि सही कूट को जो है मिलाना है। देखिए शांत घाटी आंदोलन की बात कर रहा है। शांत घाटी आंदोलन जो हमारा था, साइलेंट वैली मूवमेंट, ये 1973 में चलाया गया था। कब चलाया गया था? 1973 में, यानी जो ए का हमारा हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। इसके बाद में जंगल बचाओ आंदोलन, ठीक है, ये जंगल बचाओ जो आंदोलन था वो हमारा चलाया गया था 1980 में, यानी कि बी का हमारा क्या हो जाएगा? बी का हमारा हो जाएगा 1, ठीक है। इसके बाद में अब देख लेते हैं 2 1 जहाँ पर मिल जाएगा वही हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं इसमें निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। देखिए वियना जो सम्मेलन था ये ओजोन संरक्षण से था, बिल्कुल ठीक है। अगला है जोहान्सबर्ग सम्मेलन, ये सतत विकास पर जोर दिया गया था। कानकुन सम्मेलन, हरित जलवायु कोष की स्थापना इसमें की गई थी। और मॉन्ट्रियल जो प्रोटोकॉल या सम्मेलन था ये सामुद्रिक पर्यावरण से न होकर बल्कि किससे था? ये ओजोन से था। किससे था? ओजोन से संबंधित था, ध्यान रखिएगा। हेलसिंकी जो सम्मेलन था इसका संबंध किससे था? सामुद्रिक पर्यावरण से था। किसका? हेलसिंकी सम्मेलन का संबंध किससे था? पर्यावरण से संबंधित था, ठीक है, सामुद्रिक पर्यावरण से। आगे हम बात कर लें 77 नंबर की। इसमें पूछा है कि पर्यावरणीय प्रबंधन यानी कि इन्वायरमेंट मैनेजमेंट से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, ठीक है। तो इसमें कौन सा कथन असत्य है यही हमको बताना है 77 नंबर में। तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं। पहला है पर्यावरणीय तत्वों की गुणवत्ता में वृद्धि करना, तो ये तो असत्य नहीं है, ये बिल्कुल ठीक है। दूसरा है लोगों में पर्यावरण शिक्षा जागरूकता विकास करना, ये भी बहुत अच्छी बात है। अगला है पर्यावरण में जैविक अजैविक घटक, ये हम ऊपर से ही लगातार 2-3 क्वेश्चन में देख चुके हैं, ये भी सही है। अगला है प्राकृतिक संसाधनों के नियमित एवं विवेकपूर्ण दोहन पर नियंत्रण, तो जो हमारा डी ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि जो पर्यावरण प्रबंधन के अंतर्गत, ठीक है, निम्नलिखित बिंदुओं को जो है शामिल किया गया है, देख लेते हैं। लोगों में पर्यावरणीय शिक्षा और जागरूकता का विकास करना, ये है। दूसरा है पर्यावरण में जैविक अजैविक घटक को शामिल करना, मतलब उनकी सुरक्षा करना। तीसरा है प्राकृतिक संसाधनों के अनियमित और अविवेकपूर्ण दोहन पर नियंत्रण, प्रदूषण के उत्सर्जन पर नियंत्रण, इसके साथ साथ जैव विविधता के ह्रास पर नियंत्रण के उपाय, ठीक है, ये हैं। अब हम देख लेते हैं 78 नंबर, ठीक है। सूची 1 को सूची 2 से जो है मिलाना है। पहला हमारा हो जा रहा है रियो प्लस 20, ये हमारा सन 2012 में आया। कब आया? सन 2012 में आया, ठीक है। दूसरा हमारा हो जाता है रियो 10, ठीक है। जो रियो 10 है ये हमारा 2002 में आया, ध्यान रखिएगा, रियो 10 2002 में आया, ठीक है। इसके बाद में पृथ्वी 5 की बात कर दें तो पृथ्वी 5 जो हमारा आया ये 1997 में आया, ठीक है। और जो रियो सम्मेलन है ये 1992 में आया। तो इस प्रकार से अगर हम देख लें तो हमारा क्या हो जाएगा? जो 1 का हो जाएगा वो 3 हो जाएगा, यानी ए का क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। और बी का क्या हो जाएगा? बी का 2 हो जाएगा। इसके बाद में यदि बात कर लें तो जो हमारा सी है इसका 1 हो जाएगा और डी का क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, यानी 3 2 1 4, ठीक है। 3 2 1 4 जहाँ पर होगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी हमारा जो ए ऑप्शन है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 3 2 1 4, सॉरी 3 2 1 4, इसलिए हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसमें, सॉरी 3 2 1 4, ठीक है। अगला है इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार प्रदान किया जाता है किसके द्वारा? भारत सरकार के द्वारा प्रदान किया जाता है और यह 1987 से प्रारंभ किया गया था, ध्यान रखिएगा, 1987 से प्रारंभ किया गया था, ये भी बात ध्यान रखिएगा। इसमें 5 लाख रुपए, कितना? 5 लाख रुपए प्रदान किया जाता है। और इस पुरस्कार के लिए किसी संगठन का नाम जो है उपराष्ट्रपति की अध्यक्षता वाली समिति तय करती है, ये भी बात ध्यान रखिएगा। आगे यदि बात कर लें तो देखिए यहाँ पर कुछ अभ्यारण्य और उसके स्टेट दिए हुए हैं, तो इसमें बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो देखिए इसमें जो हमारा 80 नंबर है इसमें नामेरी असम में है, ये सुमेलित है। अगला है कमलांग, ये अरुणाचल प्रदेश में है, ये भी ठीक है। इसके अलावा सतकोसिया उड़ीसा में है, ये भी ठीक है। बुक्सा जो हमारा हो जाता है ये झारखंड में न होकर कहाँ है? वेस्ट बंगाल में है। कहाँ है? वेस्ट बंगाल में है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा नागरहोल कहाँ पर है? तो नागरहोल जो हमारा हो जाता है ये कर्नाटक में है। पेरियार केरल में है। बांधवगढ़ पन्ना ये सब कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। सह्याद्री कहाँ है? महाराष्ट्र में। जिम कार्बेट उत्तराखंड में। और सिमलीपाल ये ओडिशा में है। और ओरंग कहाँ पर है? असम में है। 1 नंबर हम लोग देख लेते हैं। दिया हुआ है निम्नलिखित को जो है मिलान करना है। विश्व वन्य जीव दिवस ये कब मनाया जाता है? तो विश्व वन्य जीव दिवस जो है कब मनाया जाता है? 3 मार्च को, यानी ए का हमारा क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो जो हमारा विश्व वानिकी दिवस है वो 21 मार्च को मनाया जाता है, यानी कि बी का हमारा कौन सा हो जाएगा? 1 हो जाएगा,
ठीक है। इसके बाद में फिर विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व जो जल दिवस है वो मनाया जाता है 22 मार्च को। कब मनाया जाता है, 22 मार्च को मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार से जो हमारा सी का हो जाएगा 4, ठीक है। और इसके बाद में विश्व पृथ्वी दिवस, अब जो बच गया उसको हम क्या कर लेंगे, डी को तो 3 कर लेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से देख लीजिए, जो विश्व वन्य जीव दिवस है वो 3 मार्च, विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च, विश्व जल दिवस 22 मार्च, विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च और विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को। तो इसमें 2, 1, 4, 3 जो हमारा ऑप्शन होगा वो सही हो जाएगा, 2, 1, 4, 3, यानी जो हमारा डी ऑप्शन है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे हम लोग देख लेते हैं, इसमें दिया हुआ है कि कौन सा जो है असुमेलित है, ठीक है, मतलब कौन सा सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ हाथी रिजर्व है और दूसरी तरफ जो है राज्य है। तो चलिए इसमें भी मिला लेते हैं। पहला दिया हुआ है मयूरभंजन उड़ीसा में, ये बिल्कुल ठीक है, ठीक है। मयूरभंजन जो है वो हमारा कहाँ हो जाएगा, ये हमारा उड़ीसा में हो जाएगा, तो ये बिल्कुल ठीक सुमेलित है। अगला है मयूर झरना हाथी जो है, ये जो रिजर्व है ये हमारा कहाँ है, तो ये पश्चिम बंगाल में है। कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में है, इसीलिए हमारा जो है यही सुमेलित नहीं है। अगला है बैतरणी, तो बैतरणी हमारा कहाँ हो जाता है, बैतरणी हमारा उड़ीसा में है और लेमरू कहाँ है, छत्तीसगढ़ में है। इसके अलावा भी कुछ देख लेते हैं, जैसे सिंह भूमि कहाँ हो गया, झारखंड में हो गया, महानदी उड़ीसा, संबलपुर उड़ीसा, पेरियार केरल और थनसीरी असम में है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार यूएनईपी द्वारा प्रदान नहीं किया जाता है, मतलब यूएनईपी द्वारा कौन सा पुरस्कार नहीं दिया जाता है। तो देखिए इसमें ग्लोबल 500 पुरस्कार, चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार और सासाकावा पुरस्कार, इन पुरस्कारों के बारे में हमने ऊपर देख लिया है और ये सभी जो है यूएनईपी द्वारा प्रदान किया जाता है। लेकिन बात कर लें यदि टाइलर पुरस्कार की, तो ये जो है नहीं प्रदान किया जाता है, ठीक है। अब बात कर लें टाइलर पुरस्कार पर्यावरण, स्वास्थ्य एवं ऊर्जा के क्षेत्र में यूनिवर्सिटी ऑफ साउथर्न कैलिफोर्निया के द्वारा दिया जाता है। शेष तीनों पुरस्कार जो है वो यूएनईपी के द्वारा प्रदान किया जाता है, ठीक है। आगे हम 84 नंबर की यदि बात कर लें, अगला हमारा हो जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल यूनेस्को की प्रकृति विरासत श्रेणी में शामिल नहीं है। तो देखिए इसमें जो है जो हमारा राजाजी राष्ट्रीय उद्यान है यही शामिल नहीं है। अच्छा, तो शामिल देखिए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कब शामिल हुआ, 1985 में। इसके कब शामिल हुआ, 1985 में, ध्यान रखिएगा ये शामिल है। और यहाँ पर क्या पूछा था, नहीं शामिल है, तो वो हमारा राजाजी हो जाएगा, तो उसकी बात छोड़ दीजिए। अब अन्य हम देख लेते हैं कौन कौन से शामिल है। इसके अलावा मानस का देख लेते हैं, तो मानस वन्य जीव अभ्यारण्य भी 1985 में शामिल हुआ। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो राजस्थान में, ये भी 1985 में। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान 1987 में। नंदा देवी ये भी उत्तराखंड में है, 1988 में। पश्चिम घाट 2012 में। ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान 2014 में और कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान 2016 में। आगे बात कर ले, निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान देहरादून में नहीं स्थित है। ध्यान रखिएगा, इसमें एक बार फिर से पूछा है कि कौन सा नहीं स्थित है, तो वो हमको बताना है। तो देखिए जो पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र है ये देहरादून में नहीं बल्कि कहाँ पर स्थित है, कर्नाटक बेंगलोर में स्थित है। कहाँ स्थित है, कर्नाटक बेंगलोर में स्थित है। इसके अलावा भारतीय वन सर्वेक्षण केंद्र, ठीक है, भारतीय वन्य जीव अनुसंधान और भारतीय वन्य जीव संस्थान, इसके अलावा राष्ट्रीय पेट्रोलियम अनुसंधान भी कहाँ पर स्थित है, तो वो हमारा देहरादून में स्थित हो जाता है, ठीक है। आगे हम लोग 86 नंबर पे चलते हैं और बताना है, यहाँ पर एक तरफ दिवस और दूसरी तरफ उनकी सूची दी हुई है, तो बताना है कि कौन सा इसमें मतलब इनको सुमेलित करना है, ठीक है, क्रमवार तरीके से मिलाना है। तो चलिए देख लेते हैं। विश्व जनसंख्या दिवस, ये आप सबको पता है कब मनाया जाता है, 11 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, तो जो विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस है ये 16 नवंबर को मनाया जाता है, 26 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को और राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस ये 2 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है हमारा इसमें क्या हो जाएगा, 2, 4, 1, 3, ठीक है। कौन सा हो जाएगा, 2, 4, 1, 3, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 86 का। अब देखिए विश्व जनसंख्या दिवस हमने बताया 11 जुलाई को, विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 26 नवंबर, विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर, राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस 2 दिसंबर, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, विश्व महासागर दिवस 8 जून और विश्व बाघ संरक्षण दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है, ठीक है। इसके बाद में 87 नंबर की अगर बात कर लें, तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करके जो है बताना है कि कौन सा कथन असत्य है। यहाँ पर देखिए हमको असत्य आंसर बताना है। देखिए आईपीसीसी जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी कार्यदल, ठीक है,
कार्यदल यानी इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज विश्व मौसम विज्ञान संगठन तथा संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा स्थापित अंतर सरकारी निकाय है और IPCC की स्थापना 1988 में की गई थी। तो इसमें यदि बात कर लें तो हमारे दोनों स्टेटमेंट जो है एकदम ठीक हो जाते हैं। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट हमारे एकदम इसमें दोनों स्टेटमेंट हमारे सही नहीं है। जो 87 नंबर है इसमें हमारा कोई सा भी स्टेटमेंट सही नहीं है, तो इसलिए हमारे जो है दोनों स्टेटमेंट एकदम गलत हो जाते हैं। ठीक है। अच्छा देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन को समझने वाली बात है कि ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं, लेकिन इस आंसर के अकॉर्डिंग दोनों स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि यहाँ पर पूछा है कि असत्य है। बाकी बात करें IPCC जलवायु परिवर्तन अंतर सरकारी कार्यदल है, तो ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन पूछा असत्य है, इसीलिए स्टेटमेंट इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग गलत हो जाएगा। IPCC की स्थापना 1988 में हुई थी, ये भी बात सही है, लेकिन इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग गलत है, इसीलिए जो हमारा ऑप्शन C है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा, ना तो 1 ना तो 2। आगे हम बात कर लें 88 नंबर की, निम्नलिखित में से कौन सा टाइगर रिजर्व नहीं है। बताना है कि कौन सा टाइगर रिजर्व नहीं है। तो देखिए, जो कामेंग है वो हमारा टाइगर रिजर्व नहीं है। इसके अलावा सरिस्का, सत्यमंगलम और वाल्मीकि, ये तीनों है। सरिस्का हमारा कहाँ पड़ जाता है, राजस्थान में पड़ जाता है। सत्यमंगलम हमारा कहाँ हो जाता है, तमिलनाडु में हो जाता है। और वाल्मीकि हमारा कहाँ हो जाता है, तो ये बिहार में हो जाता है। ठीक है, कहाँ पर हो जाता है, बिहार के पश्चिमी चंपारण में। ध्यान रखिएगा, कहाँ पर, बिहार के पश्चिमी चंपारण में। 89 नंबर जो हमारा दिया हुआ है, 89 नंबर में निम्नलिखित सूची को जो है मिलान करना है। ठीक है, देखिए कालेसर हमारा कहाँ पर है, तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, हरियाणा में है। ठीक है, कहाँ पर है, हरियाणा में है। ठीक है, यानी एक का हमारा क्या हो जाएगा, तो ए का हमारा 3 हो जाएगा। इसके अलावा अगर बात कर लें किश्तवाड़, तो बी का हमारा कौन सा हो जाएगा, बी का हमारा 2 हो जाएगा, 3-2। ठीक है, इसके बाद में यदि बात कर लें मुकुर्थी कहाँ हो जाएगा, तो मुकुर्थी हमारा तमिलनाडु में हो जाएगा। कहाँ पर हो जाएगा, तमिलनाडु में हो जाएगा। और जो ब्लैक बग है, ठीक है, ब्लैक बग हमारा कहाँ पर हो जाएगा, तो ब्लैक बग हमारा होने वाला है गुजरात में। कहाँ पर होने वाला है, गुजरात में होने वाला है, तो यानी डी का 4 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से 3-2-1-4, ठीक है, 3-2-1-4 जहाँ पर होगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। देखिए, राष्ट्रीय उद्यान में कालेसर हरियाणा में है, किश्तवाड़ जम्मू कश्मीर, मुकुर्थी तमिलनाडु, ब्लैक बग गुजरात। इसके अलावा देख लेते हैं, जैसे बेतला हो गया तो वो झारखंड में है, दुधवा उत्तर प्रदेश में है, गिर गुजरात में है। ठीक है, सुंदरवन पश्चिम बंगाल में, जल्दापारा ये पश्चिम बंगाल में है, बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में और बांदीपुर कर्नाटक में हो जाता है। इसके बाद में 90 नंबर हम लोग देख लेते हैं का क्वेश्चन, देख लेते हैं क्या है। इसमें जो है अभ्यारण्य और उससे संबंधित जीव हैं। पहला है मानस, तो मानस में क्या है, गैंडा है, बिल्कुल ठीक है। दूसरा है दांचीग्राम, यहाँ हंगुल मृग है, ये भी एकदम ठीक है। तीसरा है दम्फा, दम्फा में जो है ये दम्फा मिजोरम में है, पहली बात तो ये जान लीजिए। और इससे संबंधित जीव बाघ, हाथी, तेंदुआ और उड़ने वाली गिलहरी है, ना कि डॉल्फिन है, तो डॉल्फिन नहीं होगा। इसके अलावा महावीर अभ्यारण्य में उड़ने वाली गिलहरी, ठीक है। तो शेष में सभी युग जो है सम्मिलित है, लेकिन जो हमारा ऑप्शन सी है ये सम्मिलित नहीं है। आगे हम लोग चलते हैं 91 नंबर पर और देख लेते हैं इसमें दिया हुआ निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। एक बार फिर से हमको सुमेलित नहीं है यही बताना है। देखिए सोनभद्र, ठीक है, इसमें जो है रॉबर्टसनगंज ये बिल्कुल ठीक है, मुख्यालय बताना है। अमेठी का गौरीगंज है, ये भी ठीक है। कुशीनगर का क्या है, पड़रौना है, ये भी ठीक है। लेकिन अगर बात करें कौशाम्बी की तो इसका सिराथू ना होकर क्या हो जाएगा, मंझनपुर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मंझनपुर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। शेष सभी जो है सुमेलित हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं 92 नंबर की, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। देखिए, उत्तर प्रदेश में न्यायिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र लखनऊ में स्थित है, और दूसरा स्टेटमेंट है उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ लखनऊ में स्थित है। तो ये दोनों बात एकदम ठीक है, इसलिए हमारा जो इसमें ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि सही कथन चुनने को कहा है तो इसलिए दोनों हमारे स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। तो 92 का दोनों सही हो जाएगा। देखिए, उत्तर प्रदेश में न्यायिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र लखनऊ में है, और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1986 में हुई थी, ध्यान रखिएगा। इसके साथ साथ में उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय प्रयागराज में स्थित है, और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना 17 मार्च 1866 को हुई थी, और इसका एक खंडपीठ लखनऊ में भी स्थित है। पर की यदि बात कर लें तो देखिए, उत्तर प्रदेश में अब तक 3 महिला मुख्यमंत्री हुई हैं। सरोजनी नायडू राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री जो है थी। इसमें बताना है कि कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो इसमें यदि बात कर लें 93 में, तो हमारा डी हो जाएगा कि दोनों जो है वो गलत है, ठीक है, दोनों गलत है। उत्तर प्रदेश में अब तक 2 महिला मुख्यमंत्री हुई हैं, 3 नहीं बल्कि कितनी हुई हैं, 2 हुई हैं, ठीक है। राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी, तो वो जो है सरोजनी नायडू राज्यपाल थी। तो मुख्यमंत्री कौन थी, सुचेता कृपलानी थी। कौन थी, सुचेता कृपलानी थी, ये भी बात ध्यान रखिएगा। और इसके बाद में राज्य में 2 हुई हैं,
ठीक है। और जो राज्य के पहले मुख्यमंत्री थे वो कौन थे, तो वो थे गोविंद बल्लभ पंत। ध्यान रखिएगा कौन थे उत्तर प्रदेश के पहले, गोविंद बल्लभ पंत। अगर यही बात कर लें बिहार के परिप्रेक्ष्य में तो श्री कृष्ण सिंह थे। ध्यान रखिएगा कौन थे, श्री कृष्ण सिंह थे, ठीक है। और दूसरे मुख्यमंत्री कौन हुई, तो वो सुश्री मायावती जी हुई, ठीक है। फिर हम 94 नंबर पे चलते हैं और देखते हैं उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी ज़िला कौन सा है। तो उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी ज़िला देखिए यहाँ पर हम बना दे रहे हैं, जो हमारा सबसे पूर्वी ज़िला हो जाता है वो बलिया हो जाता है, ठीक है। सबसे पूर्वी ज़िला हमारा कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश का बलिया है, ध्यान रखिएगा। और सबसे पश्चिम में क्या हो जाता है, शामली हो जाता है। कौन सा हो जाता है, शामली हो जाता है। और उत्तर प्रदेश का जो है सबसे उत्तरी ज़िला ये कौन सा है, सहारनपुर है, ध्यान रखिएगा। और सबसे दक्षिणी ज़िला जो हमारा हो जाता है वो सोनभद्र हो जाता है, ध्यान रखिएगा सोनभद्र। और सोनभद्र एक ऐसा जो है ज़िला है जो 4 राज्यों से सीमा बनाता है, ये भी बात ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार से हमारा जो इसमें ऑप्शन हो जाएगा, पूछा है कि कौन सा सही है, तो इसमें देखिए हमारा 2 और 3, ठीक है। कौन सा, 2 और 3 एकदम करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, सी ऑप्शन। अब हम लोग 95 नंबर पे चलते हैं और बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है, उसको बताना है। तो देखिए प्रदेश में कुल कितने जो है, प्रदेश में कुल कितने पारिस्थितिकी क्षेत्र हैं, तो 20 हैं, ये ठीक है। अगला है प्रदेश में कुल कृषि जलवायु क्षेत्र कितने हैं, तो ये भी 9 हैं। और प्रदेश में कुल मृदा समूह क्षेत्र कितने हैं, तो ये 8 हैं। तो इस प्रकार से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है और इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो तीनों सही हो जाएगा, इसलिए डी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। आगे बात कर ले 96 नंबर की, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश प्रथम नहीं है। अब उत्तर प्रदेश जिसमें प्रथम नहीं है वो आपको बताना है। तो देखिए उत्तर प्रदेश चीनी उत्पादन में प्रथम स्थान नहीं रखता है, ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश चीनी उत्पादन में प्रथम स्थान नहीं रखता है, बल्कि महाराष्ट्र के बाद दूसरा स्थान है। उत्तर प्रदेश खाद्यान्न उत्पादन, गेहूँ उत्पादन, गन्ना उत्पादन में, दुग्ध उत्पादन, आम उत्पादन, आंवला उत्पादन आदि में जो है पहला स्थान रखता है। आगे बात कर लेते हैं कुछ प्रमुख योजना है और बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है, यही हमको बताना है। तो देखिए जो हमारा 97 नंबर हो जाता है, पहला दिया हुआ है चकबंदी योजना। अब चकबंदी योजना कब आई थी, ये अगर हमको पता हो तो हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। देखिए चकबंदी योजना आई थी 1954 में। कब आई थी, 1954 में आई थी। इसके अलावा किसान बही योजना 1992 में, ये एकदम सही है। और किसान मित्र योजना 2001 में। तो इसमें जो हमारा है कि कौन सा सही नहीं है यहाँ पर पूछा है, इसके अकॉर्डिंग जो है हमारा केवल एक जो है ये सही हो जाएगा, इसके अलावा दोनों सुमेलित है, ठीक है। आगे हम लोग इसके चलते हैं, हम आ जाते हैं 98 नंबर पे। निम्न में से उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर यमुना नदी के तट पर स्थित नहीं है। यहाँ पर एक बार फिर से पूछा है कि कौन सा नहीं है, तो इसमें जो हमारा सी हो जाएगा बिजनौर, ये नहीं स्थित है, क्योंकि गंगा नदी जो है जब उत्तराखंड से आती है तो उत्तर प्रदेश में बिजनौर डिस्ट्रिक्ट से ही प्रवेश करती है। इसके अलावा मथुरा, इटावा और हमीरपुर में जो है वो यमुना नदी बहती है, ध्यान रखिएगा। अब हम 99 नंबर पे चलते हैं, ठीक है। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, देखिए जो रामताल है, ठीक है, बताना है 99 का कौन सा सुमेलित नहीं है, ठीक है, नहीं पूछा है। तो देखिए इसमें जो हमारा रामताल है वो कहाँ है, रामताल मेरठ में है, बिल्कुल ठीक है। इसके अलावा कीठम, ठीक है, कीमठ ताल ये कहाँ पर है, तो कीमठ ताल आगरा में, ये भी ठीक है। मदन सागर कहाँ है, महोबा में। और बात करें दरबन झील की, तो दरबन झील हमारा वाराणसी में ना होकर कहाँ पर है, अयोध्या में है। कहाँ पर है, अयोध्या में है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा सागर ताल बदायूं में है, ठीक है। और सुराहा ताल बलिया में है। बखीरा झील संत कबीर नगर में। और रामगढ़ ताल गोरखपुर में है। अगला हमारा 100 नंबर जो है इसको देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है और यह परियोजना बेतवा नदी पर है, ठीक है। तो इसमें जो 100 नंबर है इसका हमारा दोनों का दोनों जो है एकदम सही बात लिखा हुआ है, इसलिए हमारा दोनों सही हो जाएगा। आगे हमारा हो जाता है 101 नंबर। उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा साधन कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा सिंचाई का साधन जो है वो नलकूप है। इससे लगभग 73.4% जो है सिंचाई होती है। इसके बाद में दूसरे नंबर पे हमारा आ जाता है नहर, जिससे 15.1% सिंचाई होती है। और उसके बाद में फिर कुएँ से हमारा 8.6% भाग जो है सिंचाई किया जाता है, ठीक है। आगे हम बात कर लें निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो देखिए इसमें जो डोलोमाइट है, ठीक है, डोलोमाइट हमारा कहाँ से, ये हमारा महोबा से ना होकर कहाँ से हो जाएगा, पूछा है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो देखिए डोलोमाइट मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, बादा और चंदौली में पाया जाता है। कहाँ पर, देखिए यहाँ पर लिख दे रहे हैं डोलोमाइट मिर्ज़ापुर। पहला कहाँ हो जाएगा, मिर्ज़ापुर। आप दो याद रख लीजिए, मिर्ज़ापुर और सोनभद्र यहाँ पर पाया जाता है। इसके साथ साथ बांदा और चंदौली, बाकी जितने हैं वो सभी जो है सही मैच है। तो देखिए सेलखेड़ी जो है हमीरपुर और झांसी में, यूरेनियम और प्लेटिनम ललितपुर में, डोलोमाइट मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, बादा, चंदौली, फैलास्पर झांसी,
रॉक फास्फेट बांदा और ललितपुर, संगमरमर मिर्ज़ापुर और सोनभद्र, हीरा बांदा और मिर्ज़ापुर में पाया जाता है। के बाद में यदि हम बात कर लें कि राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला लखीमपुर खीरी है और राज्य में कुल वनाच्छादन 6.15% है। तो ये दोनों स्टेटमेंट हमारा सही लिखा हुआ है, इसीलिए दोनों जो है सही हो जाएंगे। ठीक है, आगे हम बात करते हैं राज्य में महावीर। ठीक है, महावीर वन्यजीव किस जिले में स्थित है? जो महावीर वन्यजीव है ये किस जिले में स्थित है, यही हमको बताना है। तो जो 104 नंबर है इसका हो जाएगा ललितपुर। क्या हो जाएगा? ललितपुर हो जाएगा। महावीर जो वन्यजीव है ये सबसे छोटा है, ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा है। और बात करें चंद्रप्रभा तो ये सबसे बड़ा है, ध्यान रखिएगा, चंद्रप्रभा जो है ये सबसे हमारा बड़ा हो जाता है, ये भी बात ध्यान रखिएगा। माफ़ करिएगा, यहाँ पर जो है हमारा चंद्रप्रभा नहीं बल्कि लाख बहोसी होगा। क्या होगा? लाख बहोसी पक्षी विहार होगा। ठीक है, ये कन्नौज में स्थित है, लाख बहोसी पक्षी विहार। ठीक है, और यही जो है उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा है और सबसे छोटा जो है महावीर वन्यजीव अभयारण्य है जो कि ललितपुर में स्थित है। तो इसको आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा, कौन सा है? लाख बहोसी। ठीक है, लाख बहोसी पक्षी विहार। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं 105 नंबर। जो हमारा 105 नंबर है यह दिया हुआ है राज्य का सबसे बड़ा पक्षी विहार किस जिले में स्थित है? तो वही क्वेश्चन रिपीट हो गया जो भी ऊपर बताया गया है, कन्नौज में स्थित है। ठीक है, राज्य का सबसे बड़ा पक्षी विहार लाख बहोसी कन्नौज में है, जबकि सबसे छोटा जो पक्षी विहार है शेखा झील अलीगढ़ में है। ठीक है, और राज्य का प्रथम पक्षी विहार चंद्रशेखर आज़ाद उन्नाव में है, सांडी पक्षी विहार हरदोई में है, समसपुर पक्षी विहार रायबरेली में है और समान पक्षी विहार मैनपुरी में है। इसके अलावा पटना पक्षी विहार एटा में है, ये भी बात ध्यान रखिएगा। आगे हम बात कर लेते हैं 106 नंबर की। प्रदेश में प्रथम रेलगाड़ी कहाँ से कहाँ तक चलाई गई थी, ये बात हमको बतानी है। ठीक है, 106 नंबर में तो देखिए प्रथम रेलगाड़ी सन 1859 में प्रयागराज से कानपुर के मध्य चली थी। ठीक है, प्रयागराज से कानपुर। ठीक है, प्रयागराज से कानपुर तक चली थी। और कब चली थी? तो ये 1859 में चली थी, ध्यान रखिएगा। जबकि प्रयागराज से नैनी के लिए भारत में प्रथम हवाई डाक सेवा जो है 18 फरवरी, ठीक है, 18 फरवरी, ठीक है, 1911 को प्रथम हवाई डाक सेवा, ध्यान रखिएगा, हवाई डाक सेवा चलाया गया था। कहाँ से कहाँ तक? तो ये प्रयागराज से नैनी के लिए चलाया गया था, ये वाला ऑप्शन। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमसे ये पूछा, इसीलिए हमारा करेक्ट आंसर जो है वो कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश में किन किन रेलवे जोन्स का मुख्यालय स्थित है? तो देखिए इसमें जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा पूर्वोत्तर और उत्तर मध्य रेलवे का, यानी कि जो दो हमारे हैं ये स्थित हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा सी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। कौन सा करेक्ट हो जाएगा? सी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। तो 107 का हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। इसके बाद में 108 नंबर की बात कर ले। देखिए 108 नंबर हमारा दिया हुआ है, हवाई अड्डे दिए हुए हैं और उसको सुमेलित करना है। देखिए खेरिया हवाई अड्डा कहाँ पर है? तो ये आगरा में है, बिल्कुल ठीक सुमेलित है। अगला है बमरौली, ये बमरौली जो हमारा पड़ जाता है ये प्रयागराज में है। कहाँ पर है? प्रयागराज में है, ध्यान रखिएगा, कहाँ पर है? प्रयागराज में है। इसके बाद में फिर हमारा हिंडन हवाई अड्डा, ठीक है, हिंडन जो हो जाता है ये गाज़ियाबाद में है। कहाँ पर है? गाज़ियाबाद में है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद में यदि बात कर लें सरसवा हवाई अड्डा, ये सहारनपुर में है। कहाँ पर है? सहारनपुर में है। कहाँ पर है? सहारनपुर में है, ये भी बात ध्यान रखिएगा। चकेरी जो है ये कानपुर में है और बक्सी का तालाब हवाई अड्डा ये हमारा पड़ जाता है लखनऊ में। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है केवल जो हमारा एक है वो सुमेलित है। ठीक है, ए हमारा जो है ये सुमेलित है, बाकी कोई सुमेलित नहीं है। अगला हमारा है 109 नंबर, तबला और सितार का आविष्कार किसने किया था? तो तबला और सितार का आविष्कार अमीर खुसरो ने किया था, ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा इन्होंने कव्वाली तराना, इसके अलावा कौल कलवाना आदि शैलियों की भी खोज अमीर खुसरो ने की थी। अमीर खुसरो का जन्म जो है 1253 में, कब? 1253 में उत्तर प्रदेश के कहाँ पर हुआ था? पटियाली में। कहाँ पर हुआ था? पटियाली में। और ये पटियाली जो है एटा जनपद में स्थित है। ठीक है, ये बलबन जलालुद्दीन खिलजी अलाउद्दीन खिलजी के समकालीन थे। उन्होंने बलबन के भतीजे मलिक छज्जू के बाद में शासक बलबन के शासन में दरबारी जलालुद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल का इतिहास लिखा। इसके बाद में हम 110 नंबर की अगर बात कर लें तो देखिए उत्तर प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य जो है कथक है, लखनऊ घराना कथक के लिए प्रसिद्ध है। तो इसकी अगर बात कर लें कि इसमें कौन सा सही है, तो जो 110 नंबर है वो सी, यानी कि दोनों के दोनों जो हमारे ऑप्शन हैं वो एकदम ठीक है। उत्तर प्रदेश का कथक जो है एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है और लखनऊ घराने से संबंधित हैं और इसके प्रमुख जो हैं जैसे शंभू महाराज हो गए, कौन सा हो गया? शंभू महाराज हो गए। इसके अलावा बात कर लें लच्छू महाराज हो गए, कौन से हो गए? लच्छू महाराज हो गए। बिरजू महाराज, कौन हो गए? बिरजू महाराज हो गए। और उसके बाद तनु महाराज, ठीक है, तनु
तनुश्री हो गए, ठीक है, तनुश्री, ये सब जो है संबंधित हैं। बनारस घराने से संबंधित प्रमुख जो हैं वो पंडित शिवनंदन मिश्र हैं, जयकर्ण मिश्र हैं, सितारा देवी हैं और अलखनंदा आदि हैं, ठीक है। इसके बाद में हम फिर बात कर लेते हैं, नंबर की बात करते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से बुंदेलखंड से संबंधित लोक नृत्य कौन सा है, ये हमको बताना है। तो देखिए, बुंदेलखंड से संबंधित जो हमारे लोक नृत्य हैं वो जरावा नृत्य, ठीक है, कौन सा, जवारा नृत्य, ख्याल नृत्य, देवी नृत्य और घोड़ा नृत्य। यानी कि 111 का हमारा जो है सभी स्टेटमेंट एकदम ठीक है। यानी सारे नृत्य जो है कहाँ से संबंधित हैं, तो ये सारे नृत्य हमारे बुंदेलखंड से संबंधित हैं। जैसे चंगोलिया हो गया, कौन सा हो गया, चंगेलिया हो गया, ठीक है, चंगेलिया हो गया, ठीक है। इसके अलावा जवारा हो गया, ठीक है, जवारा के बाद में शैतान नृत्य हो गया, ढीमी राई नृत्य हो गया, ख्याल, कुमराई, सौरा, घोड़ा देवी, ठीक है, राई, पाइप डंडा, दीवानी, कनारा नृत्य आदि जो है ये सब संबंधित है बुंदेलखंड से। ब्रज क्षेत्र के हैं रास, मयूर, झूला, चरकुला, ठीक है, घड़ा और लठमार। इसके बाद में 112 नंबर पे आ जाते हैं और यहाँ पर जो है कुछ मेले दिए हुए हैं, उनको मिलाना है। देखिए, पहला हमारा दिया हुआ है, देखिए इसमें कह रहा है कौन सा मेला जो है सुमेलित नहीं है। देखिए, सरधना मेला मेरठ में, ये सुमेलित है। ये जो ददरी का मेला दिया हुआ है ये हमारा गाजियाबाद में नहीं बल्कि कहाँ पर लगता है, तो ये हमारा बलिया में लगता है, ठीक है। इसके अलावा नौचंदी मेला जो हमारा हो जाता है वो मेरठ में लगता है, ध्यान रखिएगा। बटेश्वर मेला ये आगरा में है, सोरो मेला कासगंज में है और सरधना जो हमारा हो जाता है ये मेरठ में है, ठीक है। और इसके बाद में एक है नक कटैया, ये हमारा चेतगंज वाराणसी में लगता है, ध्यान रखिएगा, चेतगंज वाराणसी में लगता है नक कटैया मेला। निम्नलिखित में से किसका जन्म स्थल आगरा में नहीं है। देखिए, बताना है कि किसका जन्म स्थल आगरा में नहीं है, ठीक है। तो इसमें जो है बीरबल, इनका जो है नहीं है। इसके अलावा सभी का, देखिए, अबुल फजल, मिर्ज़ा गालिब और शेख फैजी का जन्म आगरा में है, ध्यान रखिएगा। ये तीनों लोग का है, लेकिन जो बीरबल का है वो नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो बीरबल का है कहाँ पर, तो ये जालौन के कालपी में है। कहाँ पर है, जालौन, ठीक है, जालौन जनपद उत्तर प्रदेश में है। वहाँ पर एक स्थान है कालपी, तो यहाँ पर जो है बीरबल है। इनके बचपन का नाम महेश दास था, ये भी बात ध्यान रखिएगा। अबुल फजल ने अकबरनामा और आयने अकबरी की जो है रचना की है, ये भी बात ध्यान रखिएगा। आगे बात कर देते हैं 114 नंबर की। निम्न में से उत्तर प्रदेश के संबंध में कौन सा कथन, फिर से एक बार बताना है, कि सुमेलित नहीं है। देखिए, सर्व शिक्षा अभियान 2001-2 में चलाया गया, ठीक है, सुमेलित नहीं है ये बताना है, ठीक है। सर्व शिक्षा अभियान 2001-2 में चलाया गया। प्रदेश में प्राथमिक स्कूलों में नामांकन वृद्धि हेतु अनुपूरक पोषाहार मिड डे मील की प्रारंभ जो है 1995 में हुई, ये तो बिल्कुल ठीक है। अगला है, प्रदेश में शिक्षा का अधिकार 2009 में जो है 2009 में और उत्तर प्रदेश में 2011 में लागू हुआ, ठीक है। तो इसमें जो हमारा हो जाएगा सही कोट वो 1 और 2 हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, 1 और 2 होने वाला है, ठीक है। आगे हम लोग 115 नंबर देख लेते हैं कि निम्न नगरों में से प्राचीन नाम बलवंत नगर जो है वो किसका था, ठीक है। तो बलवंत नगर की अगर हम बात कर लें तो बलवंत नगर झांसी का नाम था। किसका नाम था, बलवंत नगर जो है वो झांसी का नाम था, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा कानकुब्ज या महोदय श्री ये कन्नौज का नाम था। रामग्राम या गोरक्षपुर ये गोरखपुर का नाम था और ब्रह्मसारणी ये बरसाना का नाम था, ध्यान रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं 116 नंबर में और बताना है कि निम्नलिखित एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है, ठीक है, सही सुमेलित बताना है 116 नंबर में। देखिए, खेल का सामान कहाँ है, तो ये मेरठ में है, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि सही सुमेलित कौन सा। देखिए, कालीन जो हमारा हो जाएगा, अगर कालीन की बात करें तो कालीन हमारा हो जाएगा, देखिए, एक तो संत रविदास नगर हो जाएगा। इसके अलावा सोनभद्र और मिर्ज़ापुर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में यदि हम बात करें काष्ठ शिल्प की, तो काष्ठ शिल्प जो हमारा हो जाएगा सहारनपुर, बस्ती और रायबरेली हो जाएगा। बात करें खेल के सामान की, तो खेल का सामान हमारा कहाँ पर हो जाएगा, मेरठ हो जाएगा, ठीक है। कहाँ पर हो जाएगा, मेरठ हो जाएगा, ठीक है। और मूज उत्पादन की अगर बात कर लें तो ये हमारा अमेठी में हो जाएगा। कहाँ पर हो जाएगा, अमेठी में हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। और चिकनकारी और जो है जरी जरदोजी ये लखनऊ का है। सींग और अस्थि उत्पादन संभल में और हथकरघा जो है ये हरदोई में है। तो इसमें पूछा है कि जो है कौन सा सही सुमेलित है, तो इसमें खेल का जो सामान है वो हमारा कहाँ पर है, देखिए यहाँ पर होना चाहिए था, थोड़ा सा मिस्टेक है, कौन सा जो है सही नहीं है, यहाँ पर नहीं शब्द का यूज करना था। तो खेल का सामान आगरा ना होके कहाँ पर है, मेरठ है। तो आप लोग इसको करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाता है पंखा और पनिका
ठीक है। ये जनजातियाँ उत्तर प्रदेश के किन जिलों में पाई जाती हैं? तो ये जो है सोनभद्र और मिर्ज़ापुर में पाई जाती हैं, ध्यान रखिएगा। सोनभद्र में पहरिया, बैगा, अगरिया, पथारी, भुइयाँ, भुइयाँ, ठीक है, ये जनजातियाँ पाई जाती हैं। जबकि खैरवरिया जो खैरवार जनजाति होते हैं, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी, चंदौली और सोनभद्र में पाए जाते हैं। अगर बात करते हैं गोंड जनजाति की, तो ये महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया, मऊ, वाराणसी, मिर्ज़ापुर और सोनभद्र में पाए जाते हैं। राज्य में अगर बात करते हैं यानी उत्तर प्रदेश की बात करें, तो उत्तर प्रदेश राज्य में सर्वाधिक जो जनसंख्या है वो गोंड जनजाति की है। किसकी है? गोंड जनजाति की है, ये बात ध्यान रखिएगा। और दूसरे स्थान पे कौन आ जाते हैं? देखिए, पहले स्थान पे ये आ जाते हैं गोंड, और दूसरे स्थान पे आ जाते हैं खरवार। कौन आ जाता है? खरवार आ जाता है। और तीसरे स्थान पे आ जाते हैं थारू, ध्यान रखिएगा। ये तीनों का क्रम भी कभी दे सकता है, तो ध्यान रखिएगा, गोंड, खरवार और थारू। आगे देख लेते हैं 119 नंबर। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जो है सुमेलित है, ये हमको बताना है 118 नंबर में। तो सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, इसमें पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? तो देखिए, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल मुख्यालय ये नोएडा में है, और ये ठीक है। इसके अलावा जो है सभी ठीक सुमेलित नहीं है। देखिए, जो सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट है ये कानपुर में नहीं बल्कि कहाँ पर है? लखनऊ में है, ठीक है। इसके अलावा राष्ट्रीय बीज अनुसंधान कहाँ पर है? तो ये हमारा झांसी नहीं बल्कि कहाँ पर है? वाराणसी में है, ध्यान रखिएगा। सब्जी अनुसंधान भी है, ठीक है। इसके अलावा सेंट्रल पोटैटो रिसर्च जो स्टेशन है ये हमारा मोदी नगर मेरठ में हो जाएगा। कहाँ? मोदी नगर मेरठ में। तो कहाँ पर है? तो आप सीधा मेरठ याद रखिए। आगे हम लोग 119 नंबर देख लेते हैं। प्रदेश में पंचायत मित्र योजना की शुरुआत कब से हुई थी? तो ये जो है सन 2006 से हुई थी। कब से हुई थी? 2006 से। 2 फरवरी 2006 को राज्य सरकार ने ग्राम पंचायतों में प्रशासनिक एवं लेखा संबंधी कार्य हेतु मित्र योजना का प्रारंभ किया था, और एक पंचायत में एक मित्र की जो है नियुक्ति की गई थी, ठीक है। इसके बाद हम लोग 120 नंबर देख लेते हैं। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे की लंबाई जो है लगभग 296 किलोमीटर है, और यह 4 लेन का एक्सप्रेस वे है, ठीक है। तो इसमें जो हमारा दोनों आंसर है वो एकदम ठीक है, इसीलिए जो हमारा आंसर सी है, ठीक है, मतलब आंसर डी है, सॉरी, आंसर जो डी है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमने ध्यान नहीं दिया, यानी दोनों ऑप्शन हमारे सही हैं, ठीक है। तो ऑप्शन डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने 120 क्वेश्चन की जो ये श्रृंखला थी इन्वायरमेंट और कुछ उत्तर प्रदेश से रिलेटेड थी, उसको हमने देख लिया, ठीक है। तो ये हमारा जो है आज इन्वायरमेंट का क्लास समाप्त हुआ, और आप लोग इसको बहुत मेहनत लगाए बनाने में, तो ज़रूर देखिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, और जो भी त्रुटि होगी उसको भी बताइएगा, क्योंकि एक दो जगह मुझे लगता है कि गलती हुई होगी, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में उसको ज़रूर बताइएगा ताकि मैं सुधार सकूँ, ठीक है। और आप लोग देखिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, क्योंकि आप लोग का जो है साथ और समर्थन, विश्वास, ये हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाता है, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।